उस टाइम पे कैसा फील हुआ था जब आपके पास में बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का ऑफर आया? बास्टर्ड्स में तो लिटरली ऐसा हुआ कि मुझे अगले दिन काम करना है, बट मैंने देखना चालू करा और सुबह के 5 बज गए। तुम्हारा किसिंग सीन था, तो उस किसिंग सीन को करने के लिए कोई ये तैयारी करवाते हैं, ऐसे क्रू मेंबर्स बैठे रहते हैं, डायरेक्टर बताता है? अगर ज़्यादा वो इंटीमेसी होती है दो कैरेक्टर्स के बीच में तो फिर इंटीमेसी कोच रखा जाता है। तो आर्यन के लिए क्या फीलिंग आती है कि वो भी एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है या क्या? जब आर्यन का केस हुआ था तो मैं वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्पॉइल करते ही हैं। शाहरुख खान को देखा, क्या फीलिंग? कुछ नहीं बोल पा रहा था ब्रो, मैं स्पीचलेस था। ऐसे लग रहा था मैं अपने सेंसेस में ही नहीं हूँ। अभी कल ही एक लड़की ने मुझे बोला, यार मैं 9-10 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें तो कर रही हूँ, लेकिन बड़ी चीज़ें करने के लिए प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। He said then, you have to sleep with the producer. जो भी आर्टिस्ट लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक रोड मैप तुम बता सकते हो कि वो कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुँचे? कोई ऐसा फेज़ आया इस 9-10 सालों में कि यार अब छोड़ के चलते हैं यहाँ से? क्या लाइफ में चेंज आया बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड होते ही? 10 साल पहले जिस अरमान से हम लोग मिले थे और 10 साल बाद आज वो अरमान हमारे सामने बैठा है, उस पहले वाले अरमान और आज वाले अरमान में क्या फ़र्क आ गया है? सोचना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अरमान भाई एक बात बताओ कि उस टाइम पे कैसा फील हुआ था? वो उस टाइम आप क्या कर रहे थे जब आपके पास में बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का ऑफ़र आया? ठीक से याद नहीं है। मुझे ये पता है कि मैं अपनी एजेंसी से बात कर रहा था एंड हम सारे काफ़ी खुश थे इस न्यूज़ से। बट मैं आपको अच्छे से वो वाली स्टोरी बता सकता हूँ कि ये मतलब शुरू कैसे हुआ है ये बैड्स का। एंड तब हुआ था जब मैं सिटाडेल शूट कर रहा था नैनीताल भीमताल के पास, और मैं एक्चुअली अपने असैसिन आउटफिट में था, जो हेंचमैन होते हैं ना, तो वो वाली जैकेट और बीनी वगैरह, तो काफ़ी मैं खतरनाक लग रहा था। उस दिन मेरा कैरेक्टर इस हिसाब का है, मेरा कैरेक्टर उस तरीके का है, सो ऐसे सीन्स के बीच में ना मुझे करण की याद आ गई। करण मल्ली एंड नंदिनी श्रीकैंत जिन्होंने कास्टिंग की है बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, तो मुझे करण की याद आई। करण की वजह से मुझे अपनी पहली फिल्म भी मिली थी, तैश। अच्छा, ओके। सो करण इज़ आई लव करण। करण हमेशा मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं, चाहे मैं हॉलीवुड में हूँ, यहाँ पे हूँ, कहीं पे भी। सो मेरी बात ही नहीं हुई थी करण से, आई थिंक एक साल हो गया होगा। सो मैंने कॉल किया करण को, मैं कहा कहाँ है भाई, मतलब क्या चल रहा है? कोई ऑडिशन भी नहीं आया मेरे लिए, व्हाट्स हैपनिंग? तो ऐसी बातों बातों में फिर करण ने भी कहा कि यार वैसे एक रोल तो है, बट प्ले करोगे या नहीं? तो आई वाज लाइक हाँ कुछ भी ब्रो, जस्ट टेल मी, क्योंकि आई लव बीइंग ऑन सेट। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे लीड ही प्ले करना है या। तो करण इज अ कास्टिंग डायरेक्टर? ही इज अ कास्टिंग डायरेक्टर। उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है कास्टिंग की। ओके। तो करण कहते कि यार आर्यन का जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है उसमें एक रोल है। जैसे ही मैंने आर्यन सुना, मैं कहा भाई जो भी है, चाहे एक दिन का भी शूट हो, मुझे आर्यन के साथ काम करना है। फिर बस मैं वापस मुंबई आया, आई थिंक एक हफ्ते बाद, और फिर हमने ऑडिशन किया और बस बैड्स मिल गया यार। तो जब आपका ऑडिशन हुआ, किसने लिया आपका ऑडिशन? करण ने ऑडिशन लिया। हाँ। तो ऑडिशन में क्या करवाया था आपसे? जो ये कार वाला सीन है ना करिश्मा के साथ, हाँ, वो करवाया था। जब मैं रोल्स रॉयस में आता हूँ और फिर मेरी एक और करिश्मा की बात हो रही होती है, वो करवा के देखा, वो करवाया। चलो, सो जब ये चीज़ हुई होगी, ये आपके लिए एक बड़ा मोमेंट होगा कि आप इस मूवी के साथ में काम कर रहे हो। जब आपको यस बोल दिया गया कि हाँ आप इसमें काम कर रहे हो, उसके बाद क्या एक्साइटमेंट थी? किसको कॉल किया, किसको बताया?
क्या फीलिंग? आई थिंक एक्साइटमेंट तो जब से मैंने सुना है कि आर्यन का शो लाइक अभी फ्लोर पे आ रहा है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. हैप्पी इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि आर्यन, मैं जानता था एक्चुअली शुरू से कि पता नहीं आर्यन कुछ बड़ा करेगा, समझ रहे हो. लाइक कई बार कई लोगों को ऐसे देख के लगता है कि यार वो कुछ करने आए हैं. तो इसलिए नहीं क्योंकि वो शाहरुख सर के बेटे हैं, बट पता नहीं आर्यन का भी एक ऑरा है. आर्यन की पर्सनालिटी, आर्यन जिस तरीके से अप्रोच करता है, चाहे वो सोशल मीडिया है या लाइफ है या जैसे उसके साथ वो केस हुआ था, उसको कैसे अप्रोच किया था आर्यन ने. अब जब आर्यन का केस हुआ था तो मैं 3-4 दिन मैंने तो मतलब मैंने टीवी ही नहीं छोड़ा यार. मैं रोज़ देख रहा था मतलब आर्यन ठीक है या क्या चल रहा है, उस मतलब केस के बारे में क्या अपडेट्स आए हैं. और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग भी इससे इफ़ेक्ट हुए थे. बिल्कुल, बहुत. बिकॉज यार आर्यन लाइक ही इज यू नो हमारी एज ग्रुप बेसिकली तो सब करते हैं यार. बिल्कुल. इंडिया में मैंने देखा है कि देयर सो मच हैपनिंग जो पब्लिकली हमें नहीं पता, या जो पब्लिकली जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती, वो सब कुछ हो रहा है इंडिया में. इंडिया किसी और से कम नहीं है, मतलब किसी और कंट्री से कम नहीं है. बिल्कुल. सो बट आर्यन को पिन पॉइंट करना और उसको वो बहुत गलत था. बिल्कुल, दैट्स नॉट राइट. तो इसलिए मैं काफ़ी कंसर्न था, इवन दो मैं आर्यन को उस टाइम पे जानता नहीं था जब आर्यन का केस हुआ था ना, बट मैं रोज़ न्यूज़ देख रहा था यार. मैं प्रे कर रहा था कि यार आर्यन इससे स्मूथली निकल जाए. और थैंकफुली वो उस चीज़ से बाहर आया और फिर अब उसको मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का. तो मैं शुरू से खुश था, मैं शुरू से एक्साइटेड था. और जब मुझे रोल मिला तो आई वाज लाइक चलो यार अब डेट्स का देख लो, क्योंकि मैं उस टाइम शूट कर रहा था 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स. तो मैं चाहता था कि यार डेट्स की वजह से ना ये कुछ वो ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि अब मैं शो में नहीं हूँ क्योंकि मेरे डेट्स वर्कआउट नहीं कर रहे. तो मैं करण से बात करता रहता था कि भाई प्लीज देख लेना, मुझे ये शो करना है, कुछ भी हो जाए. सो चलो. तो जो 5,000 वाली जर्नी थी जो पर डे की, वो मास्टर्स ऑफ बॉलीवुड तक आने तक, उसमें कितना डिफरेंस आया? नहीं, अब तो मेरा सेट रेट है. मेरी एजेंसी ने काफ़ी मुझे हेल्प की है इस चीज़ में. उन्होंने मेरा रेट सेट कर दिया. मेरा पर डे भी काफ़ी अच्छा है. इट्स गुड पर डे. कितना टाइम्स हो गया? एक लगभग अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं? अरे यार ये तो प्रेजेंट डे तो शायद मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसे बता सकते हो कि एक आईफोन ले सकते हैं कि एक दिन में? डिपेंड करता है कौन सा मॉडल. अच्छा, तो मैं क्योंकि आजकल तो 2 लाख के है ना आईफोन्स. तो मेरा अभी रेट 2 lakhs पर डे तो नहीं है, बट हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल आपकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए तो लग रहा है कि हो जाएगा बहुत जल्दी. अरे थैंक यू, दैट्स सो स्वीट. बिल्कुल, दैट्स सो स्वीट, थैंक यू. स्वरमन भाई, जब आप मुंबई में आए और आप 9-10 साल स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो 9-10 साल के स्ट्रगल के बीच में आप कैसे सरवाइव करते थे? मतलब फाइनेंशियली पेरेंट्स का सपोर्ट था, उनसे पैसे मांगते थे, क्या करते थे? मतलब ऐसा ये कोई साइड जॉब कर रहे थे? सो आई थिंक जब मैं LA में था, जब मैं हॉलीवुड गया था, तो वहाँ पे आई हैड अ पार्ट टाइम जॉब. इंडिया में मुंबई में मेरा पार्ट टाइम जॉब एक ही रहा है एक्टिंग के साथ, वो है वॉइस ओवर्स. मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, जैसे ऑटोमोबाइल एड्स के, TVS के लिए मैंने वॉइस ओवर किया है, पूमा के लिए भी वॉइस ओवर किया है एक बार. तो मैंने थैंक्स टू माय वॉइस फाइनेंशियली तो मुंबई मेरे लिए स्मूथ रहा है. कभी प्रॉब्लम? LA में मुझे काम करना पड़ा. मैंने कन्वीनियंस स्टोर्स में काम किया है, रेस्टोरेंट्स में काम किया है, न्यूजीलैंड में भी. ओके. जब मैं मुंबई पहले आया था, सबसे पहले, तो मैं काफ़ी बोर्ड था. मेरे पास ना दोस्त थे ना कुछ करने को था. सो मेरे फादर एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे. वो बहुत सालों से हॉस्पिटैलिटी के साथ जुड़े हुए हैं. तो उन्होंने मेरी जॉब लगवाई. वेदा रेस्टोरेंट था वहाँ उस टाइम पैलेडियम में. वेदा अभी लाइक आई थिंक 1-2 साल से पहले खुला था. सो मैंने वेदा में एज अ वेटर काम किया था. माई फर्स्ट मंथ इन मुंबई. मुझे कुछ चाहिए था करने को, इवन दो सैलरी भी नॉर्मली थी, बट
समझ रहे हो ना कि पापा ओके थे कि आप वेटर इसका काम करें? नहीं पापा नहीं, मेरे मॉम एंड डैड ने हमेशा मुझे पुश किया है कि तू अपने पैसे बना कैसे भी, मतलब तू ऐसे ही सीखेगा, नहीं तो तू हमारे से कब तक लेगा। अच्छा। बट मैंने तो बहुत पहले ही लेना बंद कर दिया था मॉम एंड डैड से। फिर वेदा में एक मंथ काम करके फिर छोड़ दिया? हाँ। फिर वॉइस ओवर में आप आ गए? फिर वॉइस ओवर्स तो धीरे धीरे, मतलब जैसे मुझे पता चला कि ये मेरा एक एसेट है, फिर मैंने इसको अप्लाई किया। फिर इससे ही आपका सर्वाइवल होता था साथ में? और साथ में आप एक्टिंग के लिए भी ट्राई करते रहते थे? या डेफिनेटली। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी जब से मैं मुंबई आया हूँ तो मैं काफ़ी लोगों के साथ बैठा, टी स्टॉल्स पे इन पे बैठा, तो कई लोग मुझे मिले बहुत ऐसे दिखने में स्मार्ट, कुछ गर्ल्स मिली। तो अभी कल ही एक लड़की ने मुझे बोला टी स्टॉल पे, यार मैं 9-10 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें तो कर रही हूँ लेकिन बड़ी चीज़ें करने के लिए प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसने से बताया। तो वहाँ पे एक और आर्टिस्ट बैठा था, उसने बोला, उसने पूछा उससे क्वेश्चन कि बिना एक्सप्लॉइट हुए भी जा सकती हूँ क्या मैं आगे, मतलब बिना अपने आप को बेचे आगे जा सकती हूँ क्या? तो उस लड़के ने बोला कि देखो भगवान पे, मेहनत पे बिलीव करो, पहुँच जाओगी, जल्दी जाना है तो कर लो अपने आप को। तो बोली मैं 9-10 साल से इसलिए तो बैठी हूँ, मेरी कई फ्रेंड्स आगे पहुँच गई। तो गर्ल्स के मामले में तो ठीक है ये स्ट्रगल है, लेकिन कुछ जो लड़के बैठे थे उन्होंने भी कहा कि यार 9-10 साल हो गए इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते करते, तो अब तो लगता है कि सर्वाइव भी कैसे करें, मतलब कहाँ से पैसा लाएं, कब तक पेरेंट्स से मांगे, ये सारी चीज़ें। तो आपकी बात सुन के अच्छा लगा कि ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई अगर आप कोई पैशन को फॉलो कर रहे हो तो पार्ट टाइम के लिए कोई काम पकड़ लो। हाँ। सो आपको यार अपना सर्वाइवल तो देखना पड़ेगा यार, क्योंकि कई लोगों के पास तो मॉम एंड डैड भी नहीं होते ना। हाँ बिल्कुल। वो फिर भी अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही आई फील अब जैसे मेरे दोस्त लोग भी मेरे से पूछते हैं यार कि अरमान क्या करूं, मतलब मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा है बट मुझे यही करना है। मैंने कहा यार तो फिर मैं कहता हूँ कि देखो अगर आपका दिल है ना इस चीज़ में तो इसको छोड़ो मत। वो कहते हैं नहीं ये सब बातें तो ठीक है लेकिन फिर ये मेरे मतलब सर्वाइवल के लिए, मैं कहा सर्वाइवल के लिए करना तो पड़ेगा ही ना यार। अब ये दुनिया इतनी ईजी नहीं है। कहने के लिए तो हमने बहुत कन्वीनियंट कर दिया है दुनिया को, छोटा कर दिया है हमने दुनिया को टेक्नोलॉजी से और इससे, बट सर्वाइवल तो मेन चीज़ है ना। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे यू आर लिविंग ब्रीदिंग एनिमल। सो उसका अभी मैंने लास्ट एपिसोड लिया था संजीव त्यागी सर के साथ, जो क्राइम पेट्रोल के मेन ACP रहे है ना। सो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुंबई में क्राइम पेट्रोल करते थे मेरे साथ में और वापस चले गए। हाँ। और केवल मैं टिका रहा। तो बड़े बड़े बिजनेस बना लिए उन लोगों ने जाने के बाद भी, बट तब भी आज भी वो बिज़नेस बनाने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने आज भी याद करते हैं अपने पैशन को छोड़ के चले गए। तो मुझे आपके जो आप अपने दोस्तों को बोलना चाह रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई अभी थोड़े टाइम के समय की बात है, थोड़ा सर्वाइवल मोड में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, कर लो। एक बार पैशन पे हवा लग गई, जैसे आपको ऑफ कोर्स एक बार अब आप चांस मिल गया और अब आप धीरे धीरे ग्रो करते ही चले जाओगे। तो शाहरुख खान ने भी तो पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें करी थी, तब जाके आज शाहरुख खान बने। तो साइड चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, है ना। एवरीथिंग, अगर आपको सच में पैशन को फॉलो करना है तो। हाँ। अब लोग क्या होते हैं कि उतनी लेवल की मेहनत नहीं करना चाहते, फिर मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। हाँ, बट लेकिन उनकी भी गलती नहीं। हाँ सबके अब हम समझ नहीं पाएंगे ना कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, अब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब हाँ आप यू वेल स्पोकन मैन और आप काफ़ी सॉर्टेड लगते हो, बट मुझे नहीं पता ना कि आपके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है। बिल्कुल 100%। तो काफ़ी चीज़ें इसमें प्ले होती हैं कि मतलब फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई लोग यार अपना छोड़ देते क्योंकि उनके फादर को कैंसर था। हाँ बिल्कुल, जाना पड़ता है, जाना पड़ गया घर, बिल्कुल, फिर वापस ही नहीं आ पाए। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है सारा। तो इट डिपेंड्स। कोई ऐसा फेज आया इस 9-10 सालों में कि यार अब छोड़ के चलते हैं यहाँ से, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा दिन? एक टाइम था, आई थिंक 2 साल पहले या लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर। काम ज़्यादा था नहीं यार इंडस्ट्री में, और मसाबा करने के बाद मैंने कम से कम 10-15 प्रोजेक्ट शूट कर लिए। ठीक है, तो मेरी आदत फिर हो गई थी सेट पे रहना, सेट पे काम करना, एक्टर्स लाइफ में जी रहा था।
बट फिर इंडस्ट्री काफ़ी स्लो हो गई, काम ही नहीं था। आप किसी भी एक्टर से पूछते उस टाइम पे तो वो सारे परेशान थे, उनको नहीं पता था कि क्या होएगा नेक्स्ट। कई लोग तो वापस दिल्ली भी चले गए जो मेरे दोस्त हैं। और उस टाइम पे मैं एक काफ़ी बड़ी नेटफ्लिक्स सीरीज़ के लिए मैंने ऑडिशन किया, और वो ऑडिशन प्रोसेस 2-3 महीने तक मतलब वो चलता रहा, तो किसी को जवाब नहीं मिला अंटिल फाइनल कॉल जब नेटफ्लिक्स ने दिया था। अब ब्रो मेरे पास काम नहीं था, 2 जॉब्स मेरे हाथ से ऐसे ही छूट गए थे, 2 एक्टिंग जॉब्स। तो मैं ना डिपेंड कर रहा था कि यार मुझे ये सीरीज़ मिलेगी और भाई बस मैं सेट हो गया। फिर वो मिली नहीं, और जब वो नहीं मिली तो आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज डेफिनेटली, मुझे बहुत बुरा लगा। लाइक उस टाइम पे मेरे मैनेजर भी थे, वो कह रहे थे कि नहीं यार इट्स ओके अरमान। मैं कहा नहीं, मैं कहा इट्स ओके। बहुत रेयरली मैं ब्रोकन फील करता हूँ, लो फील करता हूँ अपने करियर में, मुझे ये फील करना है। और मैंने बहुत प्यारा गाना लिखा उस दिन, बहुत ही, मतलब अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं किया है, बट उसकी मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी वीडियो होगी। इट्स अबाउट बेसिकली एन एक्टर्स जर्नी। अपनी स्टोरी के थ्रू मैं एक्टर्स की जर्नी को डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे होती है। बिकॉज फिर काम ही नहीं था ब्रो, उसके बाद भी काम नहीं था, बहुत मुश्किल से काम आया। अच्छा, ये बैड्स तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आर्यन को पता भी नहीं है उसने क्या किया मेरे लिए, कि मुझे वापस से वो मुझे लाइट मिला है। लाइक यू नो, वापस से मेरी आर्यन की वजह से मेरी तरफ काम ऑफर्स आ रहे हैं, ऑडिशंस। आज भी मुझे एक ऑडिशन आया है, यहाँ बैठे बैठे ऑडिशन का ऑफर आया, लाइक यू नो। सो अभी मैंने रजत बेदी का एक पोस्ट देखा, उसने बोला कि अगर भगवान को देखना हो तो फिर उसने बगल में आर्यन खान की फ़ोटो के साथ में फ़ोटो खिंचवाई थी कि इतने टाइम बाद मुझे ये ऑफ़र आना कि आर्यन ने ये चीज़ देखी, तो बहुत ब्लेस्ड है कि इस फॉर्म में भी भगवान उतर सकते हैं, कि उनके उसके दिमाग में चीज़ लाना कि मुझे लेके आना है इस शो में। हर फॉर्म में उतरते हैं यार, जब कुछ बुरा भी होता है, जब कुछ गलत भी हो रहा होता है हमारे साथ, वो भी भगवान ही है। बिल्कुल, यू नो। बट आर्यन को मैं आई कैन नॉट प्रेज हिम इनफ। और चाहे वो एक दिन तंग ही हो जाए कि बस कर अरमान, इतना क्या मक्खन मार रहा है, यू नो। बट नहीं, ये मेरे दिल से है। मतलब जो भी मैं कहता हूँ ना आर्यन के बारे में, स्पेशली मेरे दिल से है। he has been lucky for all of us. बिल्कुल, he is a blessing for all of us. अरमान मुझे एक बात बताओ, जो करिश्मा थी, हाँ जी, जो तुम्हारी फियांसे थी, और जो सान्या थी जो मैनेजर, आन्या नहीं असली में तो सान्या नाम अच्छा है। सान्या, यस नहीं असल में तो आन्या है, और मूवी में सान्या है, तो मैं करिश्मा तभी बोल रहा हूँ। हाँ, तो अरमान जो करिश्मा थी मूवी में, जो तुम्हारी फियांसे हैं, और जो सान्या थी जो मैनेजर थी, असली में दोनों तुम्हें कैसे लगी अगर अपन ऑफ कैमरा बात करें? बहुत काइंड है, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली आन्या के साथ मैंने काम किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, एक सीरीज आएगी, तो उसमें मैंने एक छोटा सा रोल प्ले किया है आन्या के साथ। और वहाँ पे मुझे मिली थी, और आन्या बहुत कूल है, शी इज़ वेरी कूल। वो मेरी तरह कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, ओके। तो मैं उनकी मतलब एक्सप्रेशंस और उनके जो तरीके हैं वो मैं समझ पाता हूँ थोड़ा, यू नो, अच्छा लगता है आन्या के साथ। सहर बहुत ही नाइस है, बहुत काइंड है, बहुत क्यूरियस है, एंड बहुत केयरिंग भी है। कैसा लगा, कि कैसे पता लगा केयरिंग है? केयरिंग इसलिए बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था प्रीमियर से, यू नो। प्रीमियर था, फिर आफ्टर पार्टी थी, और आफ्टर पार्टी में सिर्फ 10-15 मिनट रह के मैं निकल गया था। मेरी मॉम भी थी ना, मैं मॉम को लेके गया था प्रीमियर में। सो मुझे ये देखना था कि मॉम कंफर्टेबल हैं, वो थोड़ा जल्दी सोते हैं, यू नो। तो मैं कहा चलो चलते हैं, हम घर चलते हैं। और फिर करिश्मा कह रहा हूँ, सहर ने हमें शी सॉ अस डाउनस्टेयर्स। अब सहर भी अपने मॉम को लाई थी। अच्छा, तो उसने देखा कि अरमान जा रहा है, तो आई थिंक 1 घंटे बाद सहर का मैसेज आया, और वो कहती है यार अरमान तू ठीक है ना? तो दैट वाज वेरी नाइस। मतलब उस करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल, बट दैट वाज वेरी नाइस। उसने मेरे से पूछा, तब मुझे पता चला कि सहर तो बहुत डीपली केयरिंग बिल्कुल इंसान है। शी इज़ वेरी नाइस। जो आसमान सिंह थे, जो हीरो थे मूवी के अंदर, और राघव जिसको हम देखते आ रहे हैं, यार राघव, उन कैसी रही उनके साथ बॉन्डिंग, क्या फीलिंग है उन दोनों के लिए? अरे मेरे सीन्स ही नहीं है उनके साथ, मेरा एक ही सीन है आई थिंक आसमान के साथ,
है ना, तो मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाई उन लोगों के साथ में, उन दोनों क्योंकि उनके साथ में बात नहीं हो पाई थी इसलिए। ओके, मेरी बात नहीं। तो बिकॉज शूट्स के टाइम वो मिलते नहीं हुए क्योंकि उनके सीन नहीं थे आपके साथ में ना। ओके, बट राघव बहुत कूल है। राघव के साथ, राघव को कैसे आप डिफाइन करोगे कूल? आपने कुछ असली में देखा उनको? नहीं, आई मीन कूल इन द सेंस कि ब्रो, मतलब जैसे मैं उनको अगर मैसेज अभी करूंगा ना तो हाथ के हाथ उनका मैसेज रिप्लाई आ जाता है। अच्छा, यू नो। तो राघव को कैसे जानते हो? राघव को मैं जानता नहीं हूँ, वो तो राघव मुझे सेट पे मिले। सेट से ही? हाँ, राघव मुझे सेट पे मिले और मुझे सेट पे ही पता चल गया था कि यार ये बंदा कूल है, लाइक यू नो, आई लाइक हिम, ही इज़ वेरी कूल एंड ही इज़ वेरी नाइस। लाइक मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कई लोग तो यार मतलब साल क्या, मतलब जब इतने बड़े हो जाते हैं देन दे डोंट इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होते ना। बिल्कुल, हाँ। बट मैं काफ़ी सरप्राइज था, मैंने उनको मैसेज लिखा, मैंने कहा ब्रो इट्स एन ऑनर टू हैव वर्कड विद यू, क्योंकि मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। आई थिंक राघव मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, और जो मेरा पोटेंशियल ब्रदर इन लॉ है ना, दिविक शर्मा, वो दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। आई थिंक आर्यन के भी दोनों फेवरेट कैरेक्टर वही। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया था उनका। वैसे बैस्टर्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद मैंने, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, वेब सीरीज़ में 2 एपिसोड देखता हूँ, फिर सोचता हूँ यार नहीं यार अभी काम करना है, ज़्यादा आदत होती है बिंज वॉचिंग करने की। बट नॉर्मली बैस्टर्स में तो लिटरली ऐसा हुआ कि मुझे अगले दिन काम करना है, बट मैंने देखना चालू करा और सुबह के 5 बज गए। छूटी ही नहीं, सच में बिल्कुल नहीं छूटी। मतलब वो लिटरली मैं कहने के लिए नहीं कह रहा कि आप सामने बैठे हो, इतनी मज़ेदार बनाई है यार उसने। बहुत अच्छी बनाई है यार। मतलब एक अलग तरीके का सिनेमा है, बहुत अलग तरीके का है। कुछ जगह ऐसे नेचुरल सा लग रहा है, कुछ रॉ अलग टाइप की चीज़ें दिखा दी, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ एक्सपोज भी कर रहा है लेकिन अलग तरीके से दिखाया। बहुत अलग तरीके की चीज़ें थी, और मुझे लगता है आने वाले लोगों के लिए भी एक चीज़ सेट कर दी आर्यन ने। ये बात तो है, ऑफ कोर्स नहीं यार, हाँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दिस इज डेफिनेटली अ पुश फॉर एवरीवन कि मतलब यार काम अच्छा निकालो यार प्लीज। सीरीज 2 आ रही है, देखते हैं। सरप्राइज है। आर्यन तो मिस्टीरियस है यार, आर्यन बताएगा नहीं। सेट पे सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन था, या कोई ऐसा मस्ती वाला मोमेंट जो याद रहा हो? आई थिंक सबसे ज़्यादा फन तो आर्यन वाज हैविंग। ओके, आर्यन बहुत एंटरटेनिंग भी है। अच्छा, ऐसे लगता है कि जब पब्लिक में देखते हो आर्यन को तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सीरियस हैं, और नहीं ब्रो, सबसे ज़्यादा फन तो आर्यन ही है। आर्यन ने ही ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर से निकलवाए हैं। अच्छा, ही इज़ वेरी फन। तो आर्यन जब सेट पे होता है, सच सच बताना, नॉर्मली जब लाइमलाइट आती है सामने तो उसकी हंसी बंद हो जाती है ना? आप लोग को जब सिखा रहा होता है या कुछ बता रहा होता है तो उस टाइम वो हंसता है, स्माइल आती है चेहरे पे? स्माइल आती है अगर उसको पता है कि ये फनी है। अगर पता है ना। और कभी खुल के हंसते हुए देखा है आपने? खुल के हंसते हुए आर्यन को? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, हंसते हैं? ऑफ कोर्स। अरे आर्यन को बहुत मजा आया यार इस प्रोसेस में, मुझे पता है, दिख रहा था सेट पे जिस तरीके से हमें, लाइक जैसे अगर मुझे कोई सीन समझाने आ रहे हैं तो जैसे अगर मेरी कोई फनी लाइन है तो वो फनी लाइन ना मेरे जिस तरीके से वो चाहता है कि समीर ऐसे एक्ट करे, वो ऐसे एक्ट करता था, और फिर वो खुद ही हंस लेता था कि हाँ भाई सही है ना ये। अच्छा, तो आर्यन बहुत ओपन है, ही इज वेरी ओपन व्हेन इट कम्स टू वर्किंग में। कोई ईगो नहीं आर्यन का, कोई हेजिटेशंस नहीं है। अच्छा, और परफेक्शन जो होती है ना, परस्यूट ऑफ परफेक्शन तो खैर हम नहीं अचीव कर पाएंगे, बट जो परस्यूट ऑफ परफेक्शन है ना आर्यन में, ये काफ़ी बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स है उसके कैरेक्टर का, कि वो चाहता है कि हाँ भाई बेस्ट, जो हम बेस्ट निकाल सकते हैं ना वही निकालेंगे। अभी इतनी कम एज में और पहला ही शो इतना बढ़िया तरीके से। अरे देखना 10 साल बाद आर्यन टॉप पे होगा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं। जो भी किसिंग सीन होते हैं, हाँ जी, मूवीज के अंदर, है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद खुद करने पसंद नहीं है? हाँ यार, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, स्क्रीन पे मतलब कैमरा के सामने किसिंग तो यार मेरे से नहीं होती। अच्छा, तो जो तुम्हारा किसिंग सीन था, हाँ जी, तो उस किसिंग सीन को करने के लिए कोई ये तैयारी करवाते हैं, ऐसे क्रू मेंबर्स बैठे रहते हैं, डायरेक्टर बताता है? तो ये जो तुम्हारे साथ में जो किसिंग सीन था करिश्मा का, उसमें एक टिक में हो गया था, या फिर क्या, मतलब क्या प्रोसेस होता है, कैसे बताया जाता है कि तुम्हें किस करना है और ऑन स्पॉट हो गया ऐसा?
नहीं यार, कई बार अगर ज़्यादा वो इंटीमेसी होती है दो कैरेक्टर्स के बीच में तो फिर इंटीमेसी कोच रखा जाता है। जैसे उस मूवी में दिखाया है, असली में बेस्टर्स में दिखाया है इमरान हाशमी, असली में सिखाया जाता है। अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म शूट की है, तो असली में उसका जैसे उस मूवी में बेस्टर्स में दिखाया कि उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा कोच से एक्चुअल में तो, है ना, लेकिन क्या असली में इंटीमेसी कोच लाने पड़ते हैं किसी को किस करवाने के लिए भी? नहीं, बिकॉज एक इंटीमेसी इज मोर देन जस्ट किसिंग ना, मतलब किसिंग से ज्यादा एक केमिस्ट्री होती है दो लोगों के बीच में। हाँ बिल्कुल। मैंने एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी रिसेंटली, उसमें सिर्फ तीन दिन का शूट था, बट उन्होंने इंटीमेसी कोच रखा था हमारे लिए, और उस कोच की ट्रेनिंग से भाई हम जो फ्लूइडिटी थी मेरे और मेरे को एक्टर के बीच में वो बहुत ही स्मूथ थी। ओके। तो वो एक तरह का ना, मतलब वो एनर्जी बिल्ड करते हैं उस चीज के लिए, ताकि जब किस हो ना तो लगे कि हाँ यार ये दोनों अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। अच्छा। नहीं तो बहुत इजी है ऐसे लगना कि हाँ अच्छा है ये तो बेकार। तो वो जैसे मूवी में दिखाया था पर्दा लग रहा है, ऐसा कुछ करते हैं, या फिर कुछ जैसे इमरान हाशमी बाद में उनको अकेले में छोड़ देता है और फिर वो बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो या फिर आप दोनों के बीच में जैसे भी आपने शॉर्ट मूवी करी, हाँ, तो उस इंटीमेसी कोच ने आपको क्या ऐसा कुछ ऐसे कोई एक्सरसाइज करवाते हैं? ऑफ कोर्स अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा। एक एक्सरसाइज तो ऐसे है कि मतलब जैसे ये आपको एरिया दी जाती है और दो एक्टर्स हैं इस एरिया में, बस वॉक करो इस एरिया में, फील करो एरिया को, एक दूसरे मतलब बाउंड कर दिया इस एरिया के अंदर, एक दूसरे को फील करो, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को मतलब चेकआउट करो कि मतलब हाँ क्या है, मतलब तो इट्स एक्चुअली इमोशनल लाने बहुत बेनिफिशियल होता है एक इंटीमेसी कोच रखना, एक इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद में जब ये आपके इंटीमेसी कोच ने आपको सिखा दिया उस शॉर्ट फिल्म में, उसके बाद में आपको लिटरली उसके बाद तो मैं बहुत कंफर्टेबल था अपने को एक्टर के साथ। और अगर वो नहीं होता तो पहली बार में ऐसे कोई कर नहीं, मतलब तो मुझे तो खैर मैं तो अलग केस हूँ, मैं मुझे पता नहीं यार, मैं कैमरा के सामने तो मुझे किसिंग पसंद नहीं है, और मुझे ये भी होता है ना कि यार एक दिन फैमिली होएगी ये सब वो सब, मैं ये सोचता रहता हूँ। तो अगर जरूरी है स्क्रिप्ट के लिए कि मुझे अपने को एक्टर को किस करना है तो ठीक है मैं कर लूंगा, बट अगर जरूरी नहीं है, फालतू में ऐसे ही एक दो सीन तुमने डाल दिया है यू नो, तो भाई प्लीज। ओके। तो अभी जो सीन हुआ बेस्टर्स ऑफ बॉलीवुड का जो सीन था, उसमें जब ये सीन होता है बॉलीवुड का हो, बेस्टर ऑफ बॉलीवुड, ये जहाँ पे भी आपने शॉर्ट फिल्म करी है, तो क्रू मेंबर्स भी रहते हैं, मतलब एक कैमरामैन रहता है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग बता रहे हैं, क्योंकि सामने इंटीमेसी हो रही है तो ऐसे लोग बैठे रहते हैं? आई थिंक ये एक्टर्स के कंफर्ट पे डिपेंड होता है। अगर वो कंफर्टेबल हैं कि हाँ लोग हैं रूम में और किसिंग सीन चल रहा है, देन इट्स फाइन। अब 2-4 लोग हों या 10 लोग हों, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी नर्वस फील करूंगा ही, और पता नहीं, बट कई एक्टर्स नहीं प्रेफर करते, वो कह देते हैं कि यार जो जरूरी लोग हैं उन्हीं को रखो, बाकी अगर रियल लाइफ में आपको एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पार्टनर चूज करना पड़े तो आपको किस तरह की पर्सनैलिटी ज़्यादा पसंद है, करिश्मा की टाइप की या सान्या के टाइप की? उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से? हाँ, पर्सनैलिटी, जो आपने बात करने का तरीका देखा। I like Sanya's character. I think I would gravitate towards Sanya's character if I were choosing a partner. Because मुझे अच्छा लगता है जब women अपने जब passionate होती हैं ना अपने काम को लेके, और वो focused होती हैं, driven होती हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा turn on है। बिल्कुल, हाँ, जो बहुत अच्छा लगता है। समझ गया। I love that. Good. So maybe Sameer independent woman. Maybe Sameer will try Sanya now. In a next part 2 में ऐसा देखने को मिले। हाँ, क्या पता सान्या से ही प्यार हो गया समीर को। Okay. सेट पे कोई ऐसा सीन हुआ बेस्टर्स ऑफ बॉलीवुड के कि जो आपको हमेशा याद रहेगा, इमोशनल था या फनी था या कुछ भी था, जो लाइफ टाइम आप लेके जाओगे? सेट पे या प्रोजेक्ट से रिलेटेड? पूरे प्रोजेक्ट पे भी बोल सकते हो। वो जब मैं मन्नत गया था ना स्क्रीनिंग के लिए, वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। वो मेरे बर्थडे से एक दिन पहले था, और उसी दिन मुझे शाहरुख खान मिले,
और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता. आई थिंक मैं काफ़ी, आप पता नहीं, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता. कोई शब्द ही नहीं है उसको, उस मोमेंट को, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए. क्या बट मैंने एक पोस्ट लिखा है उसके बारे में. ओके. जो मेरे इंस्टाग्राम पे, वो जो इवेंट्स बिल्डअप करते हैं ना उस मोमेंट तक, उसके बारे में मैंने लिखा है. ओके. तो जब आपने एंट्री करी और जब फर्स्ट टाइम शाहरुख खान को देखा, क्योंकि आप बचपन से फ़ैन हो, तो क्या उस टाइम क्या हुआ? जैसे कदम रखा होगा तो दिमाग में क्या चल रहा था? वाओ यार, ये क्या है? उन चीज़ों को देख के, मन्नत इतना सुंदर घर होगा उनका, वो सब कुछ, या शाहरुख खान को देखा, क्या फीलिंग आई? ये तो मुझे पता था पहले से कि मन्नत सुंदर होएगा ही. हाँ. आखिर शाहरुख खान ये तो, बट जो वाइब था, जो एनर्जी थी मन्नत के अंदर, वो कुछ और थी. तो वो वाइब बहुत, मतलब का मैं अब्जॉर्ब कर रहा था जब मैं गया था. तो मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की किसी से. मैं बस उस वाइब को अब्जॉर्ब करता रहा. और फिर जब स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद भी मुझे थोड़ा लगा कि यार मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया होगा यार इसमें, ये वो. बट हाँ यार, मैं तो बस थोड़ा वॉक अराउंड कर रहा था. फिर मैं जब वापस ऊपर आया, फिर मुझे सर दिखे, और सर को मैंने बस एक स्माइल दी और उन्होंने भी स्माइल दी. और फिर मैं इस तरफ चला गया, क्योंकि ये होता है ना कि अभी मैं इनके घर आया हूँ, मुझे मिलना चाहिए उनसे, उनको थैंक यू करना चाहिए. बट मैंने कहा यार वो बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता. बिल्कुल. तो फिर मैं इस तरफ आया और फिर मैं दिव्य के साथ खड़ा हो गया. यू नो हम बात कर रहे हैं सीरीज़ के बारे में. मैं दिव्य को कह रहा हूँ, भाई तूने बहुत बढ़िया किया यार, तेरा कैरेक्टर तो बेस्ट है, ये वो. और फिर कई बार ना क्या होता है, आप पार्टी में होते हो या किसी जगह होते हो और तुम्हें ना एक सिक्स्थ सेंस आता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है. है ना, कई बार होता है ना. हाँ, ऐसा फील होता है. तो मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे हैं. अच्छा. बट मुझे सेंस हो गया था कि कोई आ रहा है. मतलब उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो, ये मैं देख भी नहीं रहा. मतलब उस तरफ मुझे बस फील हो रहा है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है. और फिर मुझे आवाज़ आती है कि हेलो बेटा, यू नो. और फिर मुझे कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हारे 3 प्रोजेक्ट्स देखे हैं पिछले महीने. अच्छा. एंड फिर उन्होंने 2-3 और बातें भी बोली जो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा. बट मैं तो यार उनके पैर पड़ गया यार. मैंने सबसे पहले लाइक उनकी ब्लेसिंग्स ली. और फिर भाई मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसे लग रहा था मैं अपने सेंसेस में ही नहीं हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वो एक डिवाइन एनर्जी, हम सब एक डिवाइन एनर्जी लेके चलते हैं, बट उन्होंने अपने डिवाइन एनर्जी को ना बहुत अच्छे से कंसंट्रेट किया है अपने बीइंग में. और उसका इफेक्ट होता है. लाइक मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था ब्रो, मैं स्पीचलेस था. वो ये बोल रहे हैं, कभी कितनी अच्छी बातें बोली उन्होंने मुझे, और मेरे काम के बारे में बात कर रहे थे. वो मुझे बता रहे थे कि यार मुझे यू नो. और फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. और फिर उन्होंने देखा, उन्होंने पहले मुझे हग किया शुरुआत में, और फिर जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, उन्होंने दोबारा से मुझे हग किया. अच्छा. यू नो. और कंफर्टेबल कहते आप बी कंफर्टेबल, इट्स ओके, मैं जाता हूँ. मैं तो यार मैं चाहता नहीं था कि वो जाए वहाँ से. मैं तो यार बात करता रहता हूँ उनसे, कर सकता था, मैं सुन सकता था उनकी बातें. वो जो भी कहना चाह रहे थे, वो मेरे साथ ही खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, कुछ भी यार ब्रो. मैं 10 दिन बैठ जाता हूँ उनके साथ. शाहरुख खान सर की कभी भी कहीं पे भी कोई भी बातें सुन लो, उनकी हर बात कहीं पे भी, किसी भी स्टेज पे आज तक मैं जो भी बातें सुनी ना, क्योंकि ऐसी बातें वही कर सकता है जो जीरो से खड़ा हुआ हो. इतनी इंस्पायरिंग बातें हैं, लिटरली कह रहा हूँ. मतलब किसी भी एक्टर के मुंह से वो बातें नहीं निकली होंगी जो शाहरुख खान सर के मुंह से निकलती हैं. भाई केडी भाई, वो इस दुनिया, मतलब वो किंग है असली में भाई. जब किंग खुद चल के आपके पास आए भाई, वो आपको वो एक बहुत बड़ा लेसन सिखा देता है लाइफ में. बिल्कुल. कि कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो ह्यूमन बीइंग ना रहे. बिल्कुल. हाँ. उनकी जो ह्यूमैनिटी है, उन्होंने मुझे वेलकम फील कराया अपने घर में. बिल्कुल.
उसके बाद तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं निकल गया घर से, किसी को बाय भी नहीं बोला मैंने। फिर आर्यन का मुझे मैसेज आया अगले दिन, कहाँ गया था तू भाई, तूने बताया नहीं तुझे सीरीज कैसे लगी ये वो। मैंने कहा सॉरी आर्यन, आई एम वेरी सॉरी, बट पापा ने 2-3 ऐसी चीज़ें बोल दी मुझे कि मैं रह ही नहीं पाया। और मेरा बर्थडे था, आधे घंटे में मेरा बर्थडे होने वाला था, तो बस बर्थडे का तो मेन फिर गिफ्ट मैं मन्नत के बाहर ही बैठ गया जब तक 12 नहीं बजे। अच्छा। हाँ, मैं बैठा रहा। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, दानिश सूद, वो भी एक बहुत बड़ा लाइक म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, एक्टर, ही इज़ एवरीथिंग, ही इज़ एन प्रॉपर आर्टिस्ट। ओके। मैं उनके साथ म्यूज़िक बनाता हूँ काफ़ी। और दानिश का मुझे फ़ोन आया 12 बजे, और मैं, दानिश और सलोनी बत्रा एज वेल, शी इज़ इन एनिमल एंड शी इज़ अमेजिंग एक्टर, जो रणबीर कपूर की सिस्टर थी। yes, हाँ, और सलोनी बत्रा मेरे फर्स्ट फिल्म हम मिले थे तैश में, मेरी फर्स्ट फिल्म में। तो फिर हम ना रात को जाते थे वर्सोवा से मेरी गाड़ी में, हम पहले मेडिकल जाते थे, माइलो और थोड़े चॉकलेट्स और प्रोटीन बार्स लेके ना हम फिर ड्राइव पे जाते थे, और हमेशा हम मन्नत को क्रॉस करते थे। कई बार हमारी इंटेंशन थी कि चलो मन्नत तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। सो दानिश का मुझे 12 बजे फ़ोन आया मेरे बर्थडे पे, और वो कहता कि फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा ब्रो गैस करके मैं कहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। और दानिश कहता तू मन्नत के बाहर है ना, या तू मन्नत में है। मैं कहा हाँ अभी मन्नत के बाहर हूँ, पहले था अंदर। भाई ये लोग फिर उस दिन क्या पार्टी करी बर्थडे पे? क्या पार्टी करता है यार, दानिश भी नहीं था, लेकिन स्नेहांशु था। स्नेहांशु भी हमारा लाइक बहुत, ही इज़ ऑल्सो माई ब्रदर, लाइक वो बहुत क्लोज हैं। एक्चुअली स्नेहांशु मुझे दानिश के थ्रू मिला है, एंड दानिश के थ्रू तो मुझे बहुत लोग मिले हैं लाइक इस शहर में। दानिश सूद वो कैट में है, उनका अभी भय आ रही है, भय वो काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है उसमें। अच्छा। एंड ऑल्सो दानिश के गाने भी ऑल्सो रिलीज होते रहते हैं। आई थिंक मिसमैच्ड में दानिश का गाना है, वेरी नाइस सॉन्ग, प्लीज़ दानिश सूद के गाने सुनो। और उसके सीन्स देखो, ब्रिलियंट एक्टर एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन जनरल। सो स्नेहांशु थैंकफुली मेरे लिए केक, ही गॉट अ केक, स्नेहांशु एंड श्रेया। एंड हाँ यार, बस मुझे अपनी सिस्टर और फादर को लाइक पिकअप करने जाना था एयरपोर्ट से पुणे में। तो मैं पहले इनके घर गया सेंटा क्रूज, केक काटा, थोड़ी बहुत लाइक थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, और फिर उसके बाद मैं पुणे गया। मेरा बर्थडे था, तो मैं अपने बर्थडे पे प्रेफर करता हूँ कि सिर्फ मेरी फैमिली हो, मॉम डैड और मेरी सिस्टर जेसिका अभी आई थी अमेरिका से। तो हाँ मजे करें। सो अरमान भाई, मैंने आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया था, तो उसमें मैंने देखा कि आपकी हर्षवर्धन राणे के साथ में काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। यस, तैश के टाइम से। हाँ, सो मैं जानना चाहता हूँ कि वो बहुत पर्सनल से फील कराई उस पिक्चर्स में जो आप बैठे थे, जैसे आप हो, कैसे कनेक्शन है, हम ये जानना चाहते हैं कि हर्षवर्धन राणे से आप कैसे मिले हो, क्या है वो? तो बस यार मेरे बड़े भाई हैं, और काफ़ी एक्चुअली 2-3 सालों से हमने ज़्यादा बात नहीं की थी। तो मैं रिसेंटली उनके पास गया था, और वो बैडमिंटन खेल रहे थे। उन्होंने मुझे भी रैकेट दिया, कहते चल खेलते हैं, बट वो वैसे ही हैं, चाहे हम बात करें या ना करें, वो मेरे साथ वैसे ही हैं जैसे पहले थे, फर्स्ट डे से। रियल में कैसे इंसान है? बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल इंसान है, बहुत फन लविंग, फनी भी है। अच्छा। उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वन लाइनर्स ऐसे देंगे कि मतलब बंदे को लगेगा अरे। बट वो उन्होंने हमेशा मुझे एज अ यंगर ब्रदर ट्रीट किया, तैश से लेके। वो कैरेक्टर उनका भी छूटा नहीं है। तैश में आप लोग दोनों साथ? तैश में मैं उनका छोटा भाई हूँ ना। अच्छा, ओके। तो फिर वहीं से आई गेस कैरेक्टर में आने के लिए उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया, पर या वो तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं सबके साथ, बट आई थिंक अपने कैरेक्टर को हेल्प करने के लिए, ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मुझे ऑफ सेट भी ऐसे ही ट्रीट किया जैसे मैं जस्सी हूँ। हाँ, और वो पाली है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी फोटोज़ को देख के, इसलिए मुझे लगा। और आज तक मैं पाली बुलाता हूँ। अच्छा। मैं कभी हर्ष या उनके नाम से नहीं पुकारता। चलो, अभी उनकी मूवी भी आ रही है।
या उनकी मूवी अभी सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी ना, आई थिंक लास्ट ईयर या इस साल री रिलीज हुआ था कुछ. आई वाज वेरी हैप्पी. और एक दीवानियत अभी गाना गया है उनका, बहुत सुपर डुपर हिट, बहुत अच्छा गाना. दिस मूवी विद सोनम बाजवा. हाँ, सोनम बाजवा आने वाली है, तो बहुत बढ़िया गाना है. मतलब मैंने सुना, एक आप सुनना दीवानियत करके. डेफिनेटली मैं सुनूंगा. बहुत प्यारा गाना है. आई थिंक मैंने सुना है, इंस्टाग्राम पे सुना. तू ही हकीकत तू ही कुछ ऐसे करके हैं, ट्रेंडिंग पे था इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था. पाली यार, तो आई लव पाली. सो एक और चीज़ मुझे पूछनी है जो मैंने देखी कि जो पूरी इंडस्ट्री को एक्टिंग सिखा रहे हैं सौरभ सचदेवा सर. ओ सुखी. हाँ, तो सौरभ सचदेवा सर के साथ आपका क्या ऐसा कनेक्शन है जो मैंने फील करा फोटोज़ में? आप कैसे जानते हो सौरभ सचदेवा सर को? मैं उनको तैश की वजह से जानता हूँ. पहले हमने वर्कशॉप की थी एक साथ में, एक्टिंग वर्कशॉप. वो उस टाइम हम पहली बार मिले थे. तो उन्हीं की वर्कशॉप ज्वाइन करी थी आपने? नहीं, एक कोई और सेपरेट वर्कशॉप किसी ने रखी थी, लाइक यू नो प्रोडक्शन से उन्होंने, आई गेस, या डायरेक्शन टीम से उन्होंने किसी को चुना था. आई फॉरगॉट, मैं भूल गया कि कौन सी वर्कशॉप थी. बट पहली बार हम वहाँ मिले थे. मैं पहली बार आई थिंक नहीं पाली से भी मैं शायद पहली बार नहीं पाली से मैं लुक टेस्ट में मिला था. ओके. और सुखी से मैं पहली बार एक्टिंग को उसमें मिला था, वर्कशॉप में. और कैसे हैं सौरभ सचदेवा? सौरभ सर तो बहुत वार्म है यार, बहुत फन. लाइक ही ट्रीट्स यू लाइक फैमिली. और उनकी स्माइल, उनकी आंखें ऐसी हैं कि मतलब भाई तुम खो जाते हो कि भाई देखते रह जाओगे, कि बहुत डीप इंसान है वो. काफ़ी डीपली फील करते हैं और इसलिए वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है भाई. उनकी एक्टिंग स्किल्स, ब्रदर. कभी आपको सीखने का मौका मिला कुछ उनसे, कोई ऐसी? हाँ, आई मीन उनको ऑब्वियसली, मतलब जब तैश में हम सारे साथ में थे तो मैं उनको देखता था और मुझे लगता था कि यार कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं कैमरा के सामने. और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी. मुझे एक बात भी काफ़ी अच्छी लगी कि वो ना छोटी छोटी चीज़ें, लाइक नुआंसेस कई होते हैं जो वो अपने कैरेक्टर में डालते हैं, जिसकी वजह से लाइक जैसे सुखी, आई थिंक तैश में ही वाज लाइक वो कुछ ना कुछ करते हैं ब्रो, और अपना कैरेक्टर क्रिएट करते हैं. हाँ, कुछ अलग ही होता है बिल्कुल. जब भी मज़ा आ जाता है देख के, और मतलब देखते देखते ही मैं सीखा हूँ एक्टिंग. मैंने कोई मेरी एजुकेशन नहीं है इस प्रोफेशन में. और मैं एक कोर्स के लिए गया था LA. उसमें भी मैं क्लास ही नहीं जाता था ब्रो. मैं हॉलीवुड में था तो मैं कहा चलो भाई घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है. मेरी गर्लफ्रेंड भी थी उस टाइम पे, गर्लफ्रेंड भी जाने नहीं देती थी. उसको भी मजे करने होते थे कि चल यार आज लंच पे चलते हैं यहाँ, ये वो. सो मैंने ज़्यादा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली एक्टिंग के लिए. मैं देखते ही सीखा हूँ. अच्छा, ओके. तो इसी बात से बातों में आया कि कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं आपकी? अरे ब्रो, मेरी रही हैं, ज़्यादा नहीं, बट जो हैं वो काफ़ी, आई स्टिल लव देम. अच्छा. बट आई थिंक सिचुएशंस की वजह से, और आई थिंक बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ, वो ज़्यादा देर तक चली नहीं. बट मेरी एक बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है जो आई थिंक जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी. एंड वो न्यूजीलैंड के टाइम मिली थी. उस टाइम पे हम दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे. अच्छा. तो वो काउंटर पे और मैं जो अपना वेजिटेबल सेक्शन है ना, प्रोड्यूस कहते थे, प्रोड्यूस सेक्शन में मैं काम करता था. तो जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, जिसको आप अभी तक याद रखते हो, ऐसा क्या स्पेशल था जो आपको याद है उस लड़की में? क्या अच्छाई थी ऐसी? नहीं यार, कितनी क्या एज थी उस टाइम आपकी? मैं उस टाइम 17 था. आई थिंक शी वॉज ऑल्सो 17. मैं फिर बट आई वॉज 1 year older, so when I was 18 she was 17. तो ब्रेकअप का रीज़न? अरे यार वो एक काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से थी. अच्छा. तो उसकी शादी काफ़ी यंग एज में हो गई थी, लाइक आई थिंक 21-22 में, ऐसे कुछ. क्या फील हुआ जब ब्रेकअप हो, मतलब उसकी शादी हो? ब्रो मैं तो अब क्या मतलब मैं तो ये चाहता था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि मैं जाऊं उसके फादर के पास और बोलूं कि देखो भाई मैं टेक केयर कर लूँगा, मैं सब कुछ फाइनेंशियली और ये सब. बट
मैं कर नहीं पाया उस टाइम, यू नो, मैं तो बेयरली अपने आप को हैंडल कर पा रहा था, लाइक, बट आई वॉन्टेड टू बी विथ हर. मुझे आई वॉन्टेड अ फैमिली विथ हर, आई वॉन्टेड टू हैव किड्स विथ हर, यू नो. मैं चाहता था कि वो अच्छे से कॉलेज कंप्लीट कर पाए. आई थिंक उसकी फैमिली भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी इस मामले में कि शायद तू अपना डिग्री नहीं परस्यू करेगी. तो आपकी वजह से जल्दी शादी करा दी, ये कंजर्वेटिव थी इसलिए शादी करा दी? नहीं, कंजर्वेटिव. तो उसको भी काफ़ी फील हुआ होगा जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी. या हम ऐसे थे कि अब जैसे उससे पहले कोई भी अगर रिलेशनशिप्स होते थे तो इतने सीरियस नहीं थे, और उसके बाद भी जो रिलेशनशिप्स हुए हैं ना मेरे, वो भी ऐसे नहीं कि मतलब जैसे अगर मेरे और नूर के बीच में कुछ होता था ना, जैसे हमारी लड़ाई हो गई, मतलब रह नहीं शायद सकते. 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद भी अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल सेम हो जाते थे, लाइक जैसे हम पहले थे शुरुआत में. अब उस जितने भी रिलेशनशिप्स मेरे हुए हैं नूर के बाद, उसमें अगर एक बार टूट गया ना, बस टूट गया, खत्म, लाइक दोनों ने पीछे नहीं देखा. बट नूर और मेरा कनेक्शन ऐसा था कि कुछ भी हो जाए, यू नो. उसके बाद प्यार नहीं हुआ कभी किसी से भी उस तरीके का? नहीं, प्यार तो होता रहता है यार. हाँ. प्यार तो बहुत मैं अलाउ करता हूँ प्यार को. हाँ. कि वो आए मेरे. और टूटने के रीजंस क्या होते हैं? टूटने के रीजंस ब्रो, मैं एक्चुअली रिसेंटली तो आई थिंक मैं मेरी ऑनेस्टी की वजह से, और मेरी ऑनेस्टी में ये चीज़ इंक्लूड होती है कि मैं रेडी नहीं हूँ. आई थिंक मुझे अपने काम पे फोकस करना अच्छा लगता है, और यू नो मुझे अपनी फ्रीडम भी चाहिए होती है ब्रदर. बिल्कुल समझ रहे हो, लाइक मुझे आई थिंक, अब मैं ये कहने वाला था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बट नहीं, आर्टिस्ट कोई एक्सक्यूज नहीं है. आई थिंक पर्सनली मुझे अभी उड़ना है. हाँ बिल्कुल. आई वॉन्ट टू फ्लाई. बिल्कुल. अभी मुझे कोई ना रोके, क्योंकि मैं, और कई बार ना वो मेरे जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं वो मुझे रोकते नहीं है, मैं खुद को रोक देता हूँ कि नहीं यार उसको मेरी ज़रूरत होगी, नहीं यार मैं घर चले जाता हूँ, नहीं यार स्टूडियो रहने देते हैं आज, यार उसकी तबीयत, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, मैं खुद को वापस ले आता हूँ. क्योंकि वो इमोशनल पार्ट इतना हो जाता है कि मैं केयर करता हूँ. अगर मेरे कोई पार्टनर है ना तो मुझे दुनिया का जितना भी प्यार है मुझे उसको देना है, लाइक. और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज भी रहा है. तो अभी एट प्रेजेंट सिंगल हो? हाँ, सिंगल हूँ. कैसी चल रही लाइफ? अरे मस्त. रिलेशनशिप और इसके बिना क्या ज़्यादा बेटर है लाइफ में? आई थिंक डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ के कौन से फेज में हो. कई लोगों के लिए ऐसे फेज, जिस फेज में मैं हूँ, जिस फेज में मैं फोकस करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ पहले, इसमें भी यार लोग अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स भी निभा लेते हैं. बट मेरे से नहीं होता यार, मैंने रियलाइज़ कर लिया पिछले 2 रिलेशनशिप्स के बाद. डिपेंड करता है वो पार्टनर भी कैसी है. अगर हो सकता है वो इतनी खुद इंडिपेंडेंट और ऐसी सोच की हो कि ग्रो करने पे आपको और पुश करेगी, नहीं मुझे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, आप जाओ ग्रो करो, ऐसी मिल जाए. मे बी दिस इज आल्सो वेरी नाइस कि कोई ऐसी लड़की आपको मिले जो आपको सपोर्ट करे, नहीं मैं चाहती हूँ आप रहो और ग्रो करो और सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा अवेलेबिलिटी उसको चाहिए नहीं होता. हो सकता है शायद आपकी चीज़ें मैच हो जाए, क्योंकि अच्छी पार्टनर आने से भी इंसान ग्रो कर जाता है. कभी कभी वो बहुत जगह काम भी आती है, क्योंकि लाइफ में अपनी सक्सेस जब बहुत ज़्यादा अपन आगे बढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो जना चाहिए होता है कि जिसके साथ अपन बैठ के वो सेलिब्रेट कर सकें. पेरेंट ऑल दो पेरेंट्स हैं, बट पार्टनर अपनी जगह होता है कहीं ना कहीं. यूर राइट. जो फैमिली आप अपने लिए क्रिएट करते हो ना, वो उसके साथ सेलिब्रेट करने का यू नो फीलिंग ही कुछ और है. बिल्कुल. तो हो सकता है चलते चलते कोई ऐसी पार्टनर भी आ जाए जो आपके रास्ते भी जो चल रहे हैं वो भी बनते चले जाएं और वो भी आपको और सपोर्ट करने लग जाएं. तो हो सकता है वो भी हो जाए. ऑफ कोर्स. बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड के पहले दिन सेट पे जब आप गए थे, ऐसा क्या फील हुआ? आर्यन खान था, बॉबी देओल सर थे, ऐसा क्या देखा उस दिन का मोमेंट क्या था? जब फर्स्ट डे पे तो सिर्फ मैं, लक्ष्य और सहर थे. लक्ष्य कौन? लक्ष्य ललवानी जो आसमान प्ले करते हैं. हाँ आसमान, हाँ ठीक है. तो फिर उस दिन आप तीनों मिले, फिर उस दिन क्या हुआ सेट पे? बस यार वो रोल्स रॉयस वाला सीन हुआ. अच्छा. हाँ पहली बार आई थिंक मैं आसमान से मिला था.
फर्स्ट टाइम लक्ष्य से मिला था, और फिर सहर और मैं तो रिहर्स कर चुके थे ये सीन ऑफिस में आर्यन के साथ 2-3 बार. सो ओके. अरमान एक बात बताओ, बॉलीवुड के लिए बहुत चलता है नेपोटिज्म, है ना. आर्यन को देख के क्या लगता है कि देखा जाए तो आर्यन भी एक शाहरुख खान का बेटा है, तो आर्यन के लिए क्या फीलिंग आती है कि वो भी एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है या क्या? देखो, हम काफ़ी नेगेटिवली बात करते हैं नेपोटिज्म के बारे में. मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि नेपोटिज्म टू सम डिग्री हर इंडस्ट्री में है ना. बट एट द सेम टाइम कुछ फ़ायदा हो रहा है आपके ऑडियंस को या आपके कस्टमर्स को, कुछ फ़ायदा हो रहा है उस साइकिल की वजह से. अब आर्यन के केस में तो मुझे हाँ लगता है डेफिनेटली. मैं और किसी के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, बट जिस तरीके से आर्यन ने अपनी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अगर वो ही सेम रिसोर्सेज हम किसी और के हाथ में देते तो फिर हु नोज कि कैसा प्रोडक्ट निकल कर आता. बिल्कुल. बट देखो, आर्यन के हाथ में हमने ये रिसोर्सेज दिए, है ना. हमारी इंडस्ट्री ने, उनकी फैमिली ने ये रिसोर्सेज उनको दिए. हिट शो दुनिया में चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है. मैं देख रहा था किसी डिफरेंट कंट्री के पॉडकास्टर्स लाइक उस पर रिव्यू कर रहे हैं. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तो भयंकर लेवल पे चल रहा है. जो आपका एक्सिक्यूशन है ना ये रिसोर्सेज का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. बाकी तो नेपोटिज्म है नहीं है, इट डजंट मैटर. बिल्कुल. हम इतना नेगेटिवली बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन भाई कई अच्छे प्रोडक्ट्स भी तो हैं नेपोटिज्म के. बिल्कुल सही भाई. जैसे मुझे भी क्या लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेना चाहता, बट कई सेलिब्रिटी नेपोटिज्म की वजह से आए, बट बाद में तो फाइनल तो ऑडियंस ही चूज़ करती है. ऑडियंस ने चूज़ नहीं करा तो अब उनको फर्स्ट किक तो मिल गई थी कि नेपोटिज्म की वजह से, बट ऑडियंस ने चूज़ नहीं करा तो अब उनकी मूवी नहीं चलती तो नहीं चलती, उनको नहीं पसंद करते. तो ठीक है, आर्यन खान ने पहला ही, अगर वो नेपोटिज्म का भी पार्ट है, बट उसने जो दिया है उसने सारी चीज़ें अपने आप ही प्रूव कर दी. अब जैसे रणबीर कपूर भी हैं, वो भी एक प्रोडक्ट. हाँ बिल्कुल, इस साइकिल के, बट यार टॉप मोस्ट एक्टर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बिल्कुल इन आवर कंट्री. हाँ बिल्कुल. और नेपोटिज्म को सही बोलते हैं कि देखा जाए तो अगर कोई बिजनेसमैन है, जब अंबानी है, उसका बेटे को भी तो फ़ायदा मिलेगा ही ना. अपने लोगों को आज तुम हो, तुम्हारे बच्चे को भी कुछ तो, रोनाल्डो उसको भी बच्चों को कोई ना कोई वो बेसिक फ़ायदा तो सबको ही मिलता है ना. आज एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, उसको भी अपने बच्चों को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा. तो नेपोटिज्म तो हर जगह देखा जाए तो समझ में आती है इंडस्ट्री के लिए क्यों यूज़ करा जाता है. यार आप नीना गुप्ता और मसाबा गुप्ता को देख लो. हाँ, मसाबा गुप्ता तो इतनी बढ़िया एक्टर है. हाँ, है ना. हाँ बिल्कुल. शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर. मतलब एक्सट्रीम. जब मैंने पहली बार उनको स्क्रीन पे देखा तो मुझे लगा यार मसाबा को तो और करना चाहिए, और काम करना चाहिए. बिल्कुल. और नीना मैम, शी इज अ लेजेंड. भयंकर, बहुत ही अच्छा है यार. बट ये तो कुछ ज़्यादा ही आई थिंक मीडिया में और यू नो सोशल मीडिया स्पेशली हमने नेपोटिज्म को इतना बैड नेम दिया है. बट डिपेंड करता है यार, डिपेंड करता है कैसे, यू नो. बिल्कुल. अच्छा भाई, जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था आपका, तो मैंने देखा कि अपनी दादी की बहुत सारी फोटोज वीडियोस बहुत डालते हो. तो मतलब क्या दादी से अलग ही लेवल का इमोशन है क्या है? दादी जी ना हमारी फैमिली की असली सेलिब्रिटी है. मैं अपनी स्टोरीज डालता हूँ ना, 4-5 लाइक्स आ जाएंगे, यू नो. दादी की स्टोरी डालता हूँ ना तो ऐसा लगता है पूरा इंस्टाग्राम आ गया ये स्टोरी देखने. अच्छा, मजाक नहीं कर रहा. दादी जी इतने क्यूट हैं. और मेरा और दादी जी का रिलेशनशिप बहुत फन है. हम एक दूसरे को, वी जस्ट कीप पुलिंग ईच अदर्स लेग, मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ. और दादी जी, हमारी दादी के साथ तो उस तरह का मजाक तो कर ही नहीं सकते थे. कुछ बोल दे तो काट खड़ी हो जाए. नहीं, वो दादी जी तो एंटरटेनर है सच में. मैंने आई थिंक 2000 से शुरू किया था उनकी स्टोरीज डालनी. अच्छा. और फिर अब उनके इतने फॉलोअर्स हैं ना, आई थिंक काफ़ी लोग मुझे इसलिए फॉलो करते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, ताकि वो दादी जी के स्टोरीज देखते रहें. और एंड शी इज़ अमेजिंग. और भाई मैंने इतने स्टोरीज डाले हैं कि अब मेरे पेज पे तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं. तो यार मुझे फिर फ़ोन लाइक कॉल्स आने लग गई. अच्छा यार अरमान, दादी जी ऑडिशन कर लेंगे यार इस पार्ट के लिए या ये वो. तो दादी जी के ऑडिशन चलते रहते हैं. अभी उन्होंने एक एड बुक किया है, कोका कोला विद दिलजीत दोसांझ.
ओरे बाप रे, मतलब मजे हो गए था। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। और वो इतने खुश थे ना, वो आए, प्रोडक्शन ने सब कुछ टेक केयर किया उनके लिए, लाइक फ्लाइट्स, होटल वगैरह सब कुछ, ड्राइवर भी दिया उनको। वो एड रिलीज हो गया? आई थिंक सो, आई थिंक हो गया है। अच्छा। मुझे लग तो रहा है, पता नहीं, देखा तो नहीं है मैंने, बट यार दादी जी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मुझे भेजना जैसे ऐड तुम देखो। डेफिनेटली मैं भेजूंगा, बिल्कुल। मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा क्योंकि वो, हाँ यार दादी जी तो सोच के मजा आ रहा है मुझे। नहीं, आपको अच्छा लगेगा। आप स्टोरी जरूर, जो हाइलाइट्स है ना, हाइलाइट्स देख लेना। और अभी मैं दिल्ली जाऊंगा ना, तो आपके लिए फ्रेश स्टोरीज, अच्छा, यू नो, अच्छा, मैं अपलोड करूंगा। जब बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड हिट हो चुकी थी, आपको पता लगा कि ये ट्रेंडिंग हो गई, तो क्या चेंज आया? सबसे पहला क्या रिएक्शन था? किसका सबसे पहले कॉल आया आपके पास में? यार मैं सबसे पहला कॉल मुझे याद नहीं ब्रो। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन मुझे इसका जवाब पता नहीं, सोचना पड़ेगा कि किसने। अगर मैं कॉल लॉग में जाऊंगा तो फिर मैं बता पाऊंगा। और बट एक्चुअली खुद किसी का कॉल शायद, कई मतलब काफ़ी लोगों का कॉल शायद नहीं आया होगा, क्योंकि ब्रो मैं उस टाइम ना, मैं साइलेंस में था। मैंने 60 डेज के लिए ना मैंने साइलेंस रखा हुआ था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं 60 डेज का करूँगा, मुझे ये था कि मैं, पता नहीं, लाइक देखते हैं कितना लंबा चल सकता है। बट 60 दिन बाद, और वो भी दानिश की वजह से, दानिश जर्मनी से वापस आएगा, वो कहता भाई तू बात कर ले बस। और उसने मेरे से बात, फिर मैंने बात की, तो दानिश को बताया कि मैं क्यों चुप था और ये वो। बट हाँ यार, 60 डेज के लिए आई वॉज साइलेंट। तो लोगों के फोन्स उस टाइम पे नहीं आ रहे थे, उनको लगता था कि यार अरमान से क्या कॉल करेंगे, वो तो बात ही नहीं करेगा। तो मुझे मैसेजेस बहुत आए, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस। सबसे ब्यूटीफुल मैसेज क्या था? ब्यूटीफुल मैसेजेस, कौन सा मैसेज? सबसे ब्यूटीफुल मैसेजेस वो थे जो लोग मुझे एवरेस्ट के टाइम से जानते थे। हाँ। और उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली कि यार मैं, मतलब आई कैन नॉट बिलीव, मतलब एवरेस्ट तो ऐसा लग रहा है यार पिछले साल ही हुआ था, और तू मतलब इतना, तूने क्या क्या कर लिया, कितने प्रोजेक्ट शूट कर लिए, और अब तू बैड्स में ये हो। तो आई थिंक सबसे इमोशनल ये था कि यार कई लोग इस अननोइंगली, उनको पता भी नहीं था, बट वो मेरे साथ थे इस जर्नी पे। सो और मैं ऐसे याद नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत स्वीट मैसेजेस आए हैं, ऐसे मैसेजेस कि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता कि बस मैं अभी रो दूंगा यार। लाइक क्या लाइफ में चेंज आया बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड होते ही? लाइफ में क्या क्या चेंज आ गया? अरे यार, इंस्टाग्राम मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। अच्छा। मतलब मैं जब से शो रिलीज हुआ है, ऐसा लगता है कि मैंने फ़ोन ही नहीं रखा ब्रो। अच्छा। यू नो, ऐसा लगता है कि ऐसा हिट शो और इतना ऐसा फेमस जो इतना ट्रेंडिंग हो गया, उसके बाद में कोई मूवी के लिए कॉल आना, कोई ऑडिशंस के लिए कॉल आ गए हों अभी इन दिनों ही। हाँ वो तो आते हैं, वो वैसे भी आते थे, बट अब थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। होता है ये, मतलब जब आप एक अच्छा देते हो तो उसके बाद में। और ये कैरेक्टर भी थोड़ा अलग है ना मेरे यूजुअल कैरेक्टर से। हाँ बिल्कुल, थोड़ा हाँ आपने देखा होगा कि मैं विलन्स प्ले करता हूँ। हाँ, बेबी जॉन, हाँ बेबी जॉन में भी मैं विलन था, कनेडा में भी विलन था, अपना मसाबा में विलन तो नहीं था, बट आई वॉज नॉट अ गुड गाय। तैश में भी मैं, मतलब यू नो, जो नेगेटिव साइड है मैं उसमें हूँ। सो मुझे काफ़ी विलन के रोल्स मिलते हैं। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में मेरी शुरुआत एक विलन टाइप की होती है, बट देन इवेंचुअली मैं सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कौन सी मूवी रही आपके लिए, और कौन सा सीन रहा जो आपको मज़ा आ गया जिसमें? तैश। उसमें तो ऐसे लगता था कि मैं बच्चा हूँ यार, मैं प्लेग्राउंड में हूँ, मैं बस, बहुत फन था यार तैश, बहुत फन किया। मेरी पहली फिल्म थी यार वो। और हम लंदन गए थे, मैं लंदन कभी गया ही नहीं, 1 महीने के लिए हम सारे लंदन में थे। एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू बिजॉय सर। बिजॉय सर ने मेरे
मेरे लिए काफ़ी ट्राई किया था लाइक उस मूवी में लाने के लिए। ओके, ट्राई इन द सेंस कि उन्होंने प्रोडक्शन को, यार मैं तैश देखूंगा, मैं तैश देखना। उसमें हर्ष ने पाली ने बहुत अच्छा काम किया है, सुखी ने भी, सौरभ सर, हाँ, सलोनी ने भी बहुत अच्छा काम किया एज एन एक्टर। सलोनी ने भी, सलोनी बत्रा, सलोनी अभी भी फ्रेंड है आपकी अच्छी? हाँ अरे मैं उनको अभी, मैं कल ही बात कर रहा था उनसे। अच्छा, मैं उनको आज तक पाबी जी बुलाता हूँ। अच्छा, कितना पाबी जी, और उनको बहुत गुस्सा आता है यार। वो जैसे अगर मैं पार्टी में घुसता हूँ ना तो ओ पाबी जी कितना, नहीं किससे बात कर रहे हैं, मतलब उनका भी तगड़ा किरदार था एनिमल में, बहुत बढ़िया एक्ट कर रहे हैं यार। जब एक्टर्स ही इतने अच्छे हो ना आसपास, मतलब हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किससे सराउंडेड हो, वो भी एक इंसान की सक्सेस पे मैटर करता है कहीं ना कहीं। अच्छा एनवायरनमेंट में बैठोगे उठोगे तो कहीं ना कहीं आप भी ग्रो कर ही जाओगे। हाँ यार, कहते हैं ना कि मतलब यू आर द सम ऑफ द 5 people। बिल्कुल, that's तो वो आपकी जर्नी में भी है कहीं ना कहीं। आप आसपास सारे सराउंडेड ऐसे ही लोगों के साथ हो, तो अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी तो बहुत मुझे पता है आगे जाना है, बहुत ये चीज़ है, और जाओगे श्योरली। बहुत लंबा रास्ता है ब्रो, एंड आई एम रेडी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी कल परसों में वीडियो बना रहे थे, मैं उसमें बोल रहा था कि जो जने के अंदर ऐसा जुनून होता है ना कि किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी होता है, जैसे पेरेंट्स हो, माँ बाप, घर, अपनी गर्लफ्रेंड तक, वो इमोशन को भी छोड़ के जो निकल जाते हैं, वो होना चाहिए। तो तुमने बोला है कि यार मैं अभी इस रिलेशनशिप में भी इसलिए नहीं आना चाह रहा क्योंकि सपने बहुत अलग है अभी आगे जाने के। तो जिसके अंदर ये इमोशन होता है तो जाता ही है भाई कहीं ना कहीं, तो वो होगा श्योरली। फिर अपन सेकंड पार्ट 2 करेंगे पॉडकास्ट का, एक और। अब नेक्स्ट हिट के बाद में एक और पार्ट 2 होगा। ब्रो हमारी सीरीज बन रही है यहाँ। हाँ, ये सिर्फ पहला एपिसोड है। यस, अभी आएंगे। हाँ, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या था? और यार कश्मीर में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बेस्ट। कश्मीर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल से बहुत करीब है, बिकॉज पहली बार जब मैं कश्मीर गया था तो मैं मसाबा शूट करने गया था। मसाबा ने काफ़ी मेरी लाइफ चेंज कर दी थी उसके बाद, बिकॉज उससे पहले तो मैंने सिर्फ तैश किया था, और मसाबा में मुझे काफ़ी अच्छा रोल दिया है उन्होंने। एंड उसकी वजह से बस। कैसा रहा मसाबा में सब एक्टर्स के साथ काम करके? वो कैसे थे? सब मज़ा आ गया। बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारे डायरेक्टर बहुत ड्रिवन हैं, सोनम नायर। ओके, सोनम अमेजिंग डायरेक्टर है। सोनम ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको पता है उनको क्या चाहिए और वो डिलीवर करते हैं। मसाबा भी बहुत सुपर हिट रही है यार। हाँ, मसाबा अच्छा शो था। हाँ, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। हाँ, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। तो अब मैं कश्मीर मसाबा के लिए गया था, फिर मैं गया था सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के लिए। और जब मैं गया तो मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगा। मैंने कहा यार इतने मेमोरीज हैं यार कश्मीर में। बट उस टाइम पे जब हम मसाबा शूट कर रहे थे तो हम श्रीनगर में नहीं रहे। अच्छा, हम गुलमर्ग, एक पी से भी पहलगाम हमने वहाँ शूट किया था। बट सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के लिए हम श्रीनगर रहे, और श्रीनगर को मतलब देखने को मिला था। सबा भी थी ऑब्वियसली, और सबा तो कैसी है सबा रियल में? सबा तो बहुत कूल है, बहुत कूल, बहुत लाइक। और हम सेम होटल में रहते थे तो हम सब डिनर साथ में ही करते थे। सो इट वाज वेरी नाइस। कभी कभी वो ऋतिक से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते थे तो हमें भी हाय कहने को मिलता था। अच्छा। तो बट सबा इज बहुत कूल है, बहुत अमेजिंग म्यूजिशियन है, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है, और जितना कहो कम है सबा के लिए। और एज एन एक्टर अरे यार आप देखो सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और मुझे पता था शूट के टाइम ना मैं काफ़ी सीरियस था क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर में रहना चाह रहा था। बट मैंने सबा को ये बात जितना मैं कहना चाहता था मैं कह नहीं पाया सबा को। बट मुझे पता था उस टाइम पे कि यार सबा को बहुत रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि सबा की वजह से ना मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया सेट पे क्वेश्चंस आस्क करने के लिए। सबा ना ऑलमोस्ट हर सीन के लिए ना क्वेश्चंस वो पूछती थी,
सवाल होते थे सबा के पास और वो पूछती थी डायरेक्टर से कि अच्छा मुझे ऐसे अप्रोच करना चाहिए, मेरा एक्सेंट ये तो ये ठीक, और इसकी वजह से ना सबा की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है इस फिल्म में। उसने अच्छे से रिसर्च किया, उसने अच्छे से इस कैरेक्टर को पकड़ा है, जिसको मतलब होता है तभी इतने क्वेश्चंस पूछता है। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज मेरे लिए तो हिट है ब्रो, लाइक स्पेशली क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं दानिश रेंजू, उन्होंने इंटेंड किया था कि यार वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हो लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट और मिसाइल्स मतलब उसमें ना हो। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने अचीव किया अच्छे से। म्यूजिक के बारे में बताया, लाइक तो जब बेस्टर्स ऑफ बॉलीवुड हिट हो गई तो सक्सेस पार्टी भी रही होगी? नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि आर्यन कल सुनने में आया कि आर्यन इंडिया में नहीं है अभी। अच्छा। सो आई थिंक जब वो वापस आएगा तो वही जानना था मुझे, कैसी रही सक्सेस पार्टी में, क्या क्या हुआ, क्या बात हुई? वही तो ना, सक्सेस पार्टी अभी तक हुई नहीं। ओके। आर्यन नहीं है ना। अच्छा, तो मुझे जनरली वैसे जानना है कि अरमान तुमने तो बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, तो जो भी मूवी की सक्सेस पार्टी होती है जो भी तुमने अटेंड करी है, क्या माहौल होता है, क्या होता है? सक्सेस होता है यार, फैमिली होती है ना। जब तुम सेट पे होते हो तुम एक फैमिली क्रिएट कर रहे होते हो, और अब जब मान लो यार फैमिली कुछ चीज़ अचीव कर लेती है तो फिर सारे बस यार फन करते हैं, हमारा मुझे याद है हमने अलीबाग में रैप किया था। हमारा स्केड्यूल रैप हो गया था वहाँ का, और फिर मैं डीजे था उस रात को। अच्छा। और भाई मैंने काफ़ी गाने बजाए, काफ़ी लाइक लोग नाच रहे थे, फन था, बहुत फन। फैमिली बन जाती है यार, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नशा। तो उस टाइम पे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, सारी फैमिली है, चाहे प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसे बोलते हैं डायरेक्टर्स जैसे बहुत सीरियस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे दिखता है। अरे नहीं यार, डायरेक्टर्स अभी जैसे आर्यन खान के साथ तुमने काम करा तो तुम्हें स्ट्रिक्ट डायरेक्टर था वो, या फिर एक हंसी मजाक करके काम करवा लिया? मेरे हिसाब से डायरेक्टर्स ना, जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, वो ऐसे काम के टाइम काम, प्ले के टाइम प्ले, और ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, वो लाइफ है यार। हम सिर्फ रोबोट्स बनने थोड़ी ना है। बिल्कुल। एंजॉय भी जरूरी है भाई। ऑफ कोर्स ब्रो। अरमान है कौन, और मुंबई में आप कब से हो, कब से स्ट्रगल कर रहे हो, और यहाँ तक कैसे पहुँचे? अरमान है कौन, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। आई थिंक ये चीज़ मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ बचपन से कि अरमान कौन है। मुझे एक आइडिया तो है, बट आई फील लाइक कि मैं इवॉल्व होता रहता हूँ, आई कीप ग्रोइंग, सो आई गेस आई विल नेवर नो, और शायद ऑडियंस भी कभी जान नहीं पाएगी, मैं चाहे जितने मर्जी इंटरव्यूज़ दूँ या तो अरमान भाई, अपन अभी जब से ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपका बोलने का वे, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आप सबसे पहले तो मुझे ये जानना है आपसे बात करने के बाद, आप इंडिया से हो या आपकी पढ़ाई बाहर से हुई है या क्या है? थोड़ा सा। मैं इंडिया से ही हूँ। ओके। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, उसके बाद हम कनाडा गए थे, आई थिंक 2-3 महीने के लिए, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद हम न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में रहे हम। I was raised in New York, so I was there for 10 years. ओके। फिर उसके बाद मैं शिमला आया बोर्डिंग स्कूल के लिए, पाइन ग्रोव स्कूल। ओके। कैप्टन AJ सिंह PGS। एंड 4 साल मैंने वहाँ हिंदी पंजाबी लिखनी पढ़नी सीखी थी, सो दैट हेल्प मी अ लॉट, और मुझे आज तक वो हेल्प करती है, क्योंकि मैं अपने सारे लाइन्स जब भी हिंदी में आते हैं मैं उनको हिंदी में लिखता हूँ। ओके। आई मीन हिंदी डायलॉग्स जब आते हैं मैं उनको हिंदी में लिखता हूँ, एंड वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है। तो वो हॉस्टल लाइफ काम आई काफ़ी। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, जिनके बारे में आप कैप्टन के बारे में बता रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट था या क्या था? नहीं, मतलब आई थिंक बोर्डिंग स्कूल्स जनरली, और स्कूल्स इन जनरल इंडिया में स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन काफ़ी फैमिली वाला वाइब था यार स्कूल में, पाइन ग्रोव स्कूल।
इट वाज फन, यू नो, मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे। मेरे दोस्त जो थे गुरिंदर और सॉन्ग ब्योंगचे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्टे इन बोर्डिंग स्कूल। गुरिंदर तो खैर मेरे साथ ही उसने ज्वाइन किया था पहले ईयर में। बट काफ़ी फन था, एडवेंचरस था, कुछ ना कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती थी वहाँ बोर्डिंग स्कूल में। ओके। लड़ाइयाँ बहुत होती थी, यू नो, सो देयर इज़ अ लॉट। आपने हॉस्टल डेज देखी है? हॉस्टल डेज मैंने नहीं देखी एक्चुअली। ओके, तो हॉस्टल डेज में दिखाया गया कि ऐसी हॉस्टल लाइफ होती है, अलग लेवल का फ़न होता है, स्ट्रिक्टनेस भी होती है। तो मैं वही सोच के इमेजिन कर रहा था कि जो वहाँ पे जितना डिसिप्लिन होता है बट साथ में फ़न भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ी मेमोरीज अपन लोग क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली, और जैसे ही लाइट्स आउट होते हैं तो वो अलग ही दुनिया बन जाती है, यू नो, जो हॉस्टल है। तो ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो उस टाइम का कि यार वो तो दिमाग से निकला ही नहीं, या मतलब रहेगा? कितने मोमेंट्स हैं यार, बहुत। कोई ऐसा स्पेशल जो आपको याद आ रहा हो अभी? बहुत सच में। अब जैसे ही गुरिंदर और सॉन्ग अभी दिमाग में आए तो सैटरडे नाइट्स को ना हमें पैक्ड डिनर्स मिलते थे। सो मतलब मेस में हमें खाना नहीं होता था, हमें बर्गर्स या पता नहीं कुछ ना कुछ देते थे, लाइक सैंडविचेस, और वो पैक करके ना हम ले जाते थे। और हमें टक शॉप से लाइक जो भी हमने हफ्ते में वो कलेक्ट किए होंगे, जैसे चिप्स, चॉकलेट वगैरह, वो सब यू नो हम इकट्ठा करके हम एक फीस्ट करते थे। मैं, गुरिंदर और सॉन्ग। अच्छा। और फिर उस मतलब हमें अलाउड था MPH मल्टीपर्पस हॉल था। ओके। और फिर वहाँ मूवी चल रही होती थी तो मूवी देखते थे। आई थिंक 11-12 बजे तक अलाउड था, टाइमिंग्स याद नहीं है मुझे। बट सैटरडे नाइट हमारा लाइक फेवरेट था, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन भी लाइक कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें क्लास में नहीं जाना, यू नो, संडे है तो फिर हम बस वो मजे खाना अच्छा मिलेगा, या तो मैगी मिलेगी या पराठे मिलेंगे। और नॉर्मल टाइम पे क्या मिलता था आपको? नॉर्मली तो जस्ट रोटी दाल सब्जी। अच्छा। ब्रेकफास्ट का अपना मतलब एक सेट मेन्यू होता था। एक्चुअली हर हफ्ते सेट मेन्यूज यू नो लग जाते थे, एक नोटिस बोर्ड था। तो आपको सैटरडे वाला मेन्यू देखते ही खुशी हो जाती होगी कि क्या? नहीं हुआ, सैटरडे पे यही लिखा होता था, पैक्ड लंच। पैक्ड, अच्छा, उसमें जब तक उसका एक्साइटमेंट रहता था कि क्या आने वाला है उसके अंदर। जब तक सैटरडे नहीं आता था हमें नहीं पता था कि अच्छा यू नो पैक्ड लंच में क्या मिलेगा, तो उसका भी एक अलग एक्साइटमेंट है। या सो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आप 10 साल न्यूयॉर्क में रहे, या रीज़न क्या रहा कि आप शिमला आए? मतलब आपने आगे की पढ़ाई वहाँ क्यों नहीं करी और आप इंडिया क्यों आ गए? एक्चुअली मेरे मॉम ने कन्विंस किया था मुझे और जेसिका को, मेरी सिस्टर। बट जेसिका मेरे से 1 साल पहले ज्वाइन हुई थी पाइन ग्रोव में, सो शी ज्वाइंड 1 year बिफोर मी। मैं उस टाइम अमेरिका में था, और जैसे ही मैं आया फिर मेरा एडमिशन हो गया। एक्चुअली माई ग्रैंडफादर ही हैड कैंसर, so my father left New York. He left with Jessica. वो जेसिका को साथ लेके, क्योंकि जेसिका सिटीजन है, तो उसको साथ लेके वो इंडिया चले गए। एंड ही स्पेंड टाइम विद हिम। जेसिका बोर्डिंग स्कूल में थी, एंड देन आई केम इवेंचुअली। और तो आपका न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस, न्यूयॉर्क की लाइफ, और जब आप इंडिया में रहे, वो क्या फीलिंग थी? एक्चुअली वो जो एज था ना, जिस एज में मैं मूव हुआ हूँ फ्रॉम न्यूयॉर्क टू इंडिया। 10th के बाद आप 11th आपने यहाँ से करी है, ये कॉलेज? मैंने नहीं, मैंने 10th इंडिया से किया। 10th बोर्डिंग स्कूल से किया, CBSE बोर्ड था। मतलब 9th तक वहाँ पे थे न्यूयॉर्क में? मैं नहीं ब्रदर, मैं एक्चुअली 4 साल रहा हूँ बोर्डिंग स्कूल में। सो 7th क्लास के बीच में आई लेफ्ट न्यूयॉर्क, एंड देन फिर से आई स्टार्टेड 7th इन पाइन ग्रोव, 7th 8th 9th 10th, तो 4 साल इन बोर्डिंग स्कूल। उससे पहले न्यूयॉर्क थे? उससे पहले आई वाज इन न्यूयॉर्क। ओके, तो क्या डिफरेंस फील हुआ जब न्यूयॉर्क और आप इंडिया में आए? तो क्या लाइफस्टाइल में क्या फीलिंग आया, या फिर स्टार्टिंग में? काफ़ी मैं तो एक स्टोरी है मेरे पास। हम क्योंकि आई डिड नॉट रिमेंबर इंडिया इन अमेरिका, यू नो, मैं काफ़ी यंग था। आई थिंक मैं 2 साल का था व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल। सो आई हैड नो मेमोरी, बट मुझे पता था, लाइक मुझे इंडिया से प्यार था, मुझे अपने कल्चर से प्यार था, अपने यू नो इंडिया के खाने से। ये सब कैसे, क्यों जब आप 2 साल में चले गए तो ये कल्चर, ये सारी चीज़ें कैसे पता थी आपको? नहीं, मतलब मेरी मॉम एंड डैड तो इंडियंस थे, इंडियंस ना। तो इंडियंस तो घर पे भी आपके न्यूयॉर्क में भी इंडियन कल्चर वो सब कुछ फॉलो होता था? ऑफ कोर्स, हम घर पे हिंदी बोलते थे, यू नो, आपस सेम पूजा पाठ सब कुछ जैसे चलती है, पूजा वगैरह सब होता था ब्रो, यू नो।
पूरी फिर संडेज आपकी स्टोरी नहीं बताई, आपने एक स्टोरी है आपने कहा. हाँ, so what I was saying is मैं once I landed in India, पापा मुझे घर ले गए और मैं सो गया काफ़ी. आई थिंक कितने घंटे मैं सोया हूँ, 12-15 घंटे मैं सोया और फिर मैं उठा. फिर पापा कहते चल यार मुझे ना पेट्रोल लेने जाना है. तो फिर हम गए और हम पेट्रोल स्टेशन पे हैं. एंड I think I was 12 or 13 years old. एंड देन पापा ना अपना वो फ्यूल भर रहे हैं और मैं ना आई एम लुकिंग एट द रोड. इतना ट्रैफिक, इतनी मिट्टी, मतलब जैसे जो एयर है ना, मुझे ऐसे लग रहा था एयर का कलर भी डिफरेंट है. तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कहा मैं कहाँ आ गया हूँ. मैं रोने लग गया, यू नो. और पापा को समझ ही ना आया, कहते क्या हो गया तुझे, लाइक यू नो. एंड बट मैं रो रहा था. एंड बहुत ही इट वाज सच अ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट. मतलब एक्सपेक्टेड तो था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, बट मैंने इंडिया का एनवायरनमेंट नहीं देखा था. सो व्हेन आई सॉ दैट एनवायरनमेंट आई वाज लाइक वाओ मैन, अब मेरी रियलिटी अब ये बन गई है कि मैं यू नो मैं इस कंट्री. पापा को रोते रोते क्या बोला और पापा ने क्या बोला बेटा? ये मैंने कुछ बोला नहीं. अच्छा, इतने छोटे, पर पापा समझ गए. तो फिर पापा ने ना जैसे हम घर पहुंचे तो उन्होंने बोला था मुझे कि देखिए तेरा डिसीजन था, अब क्या कर सकता है. Like, you know, उसके बाद आज तक वो डिसीजन कैसा लगता है? I think one of the best decisions of my life कि मैं वापस इंडिया आया था. इंडिया ने मुझे बहुत पेशेंस सिखाई है. एंड इंडिया ने मुझे अपना क्या कहते हैं what is मातृभाषा है ना, मुझे हिंदी सिखाई अच्छे से, पंजाबी सिखाई. अब पंजाबी भी मेरे it's so much more closer to my family because my family is from Punjab. Okay. So मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने ये देखा कि इंडिया से काफ़ी सिग्निफिकेंट, कैसे कहूँगा इसको, बट हमारी हिस्ट्री में लाइक अगर आप देखोगे ना इन द मेडिटेशन योगा एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप देखोगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर्स निकले इंडिया से. बिल्कुल, यू नो, जैसे बुद्धा, यू नो. बिल्कुल. एंड आई थिंक इंडिया का एनवायरनमेंट यूनिवर्स ने ऐसे डिजाइन किया है कि मतलब यहाँ से बंदा सीखेगा ही सीखेगा. बिल्कुल, कुछ ना कुछ वो लेके जाएगा इस कंट्री से. और मैंने तो मुझे अभी भी कम लगती है अपनी पेशेंस, बट इंडिया ने मेरी पेशेंस का लेवल काफ़ी बढ़ाया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है यार. आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है? मतलब किस, आपको क्या लगता है आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो क्या है? हाँ नहीं, आई यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड. अब पता नहीं यार, गुस्सा बहुत आता था, यू नो. बट आई एम मच बेटर नाउ, मच बेटर नाउ. तो जैसे आप अपने अगर पास्ट की बात करें, जब अपने पास्ट में होता है, तो पास्ट में ऐसा कोई चीज़ जिसकी वजह से, उस गुस्से की वजह से आपको कोई लोग छोड़ के चले गए, ऐसा हुआ कभी? डेफिनेटली मेरा गुस्सा काफ़ी वायलेंट था. फिजिकली नहीं, बट आई थिंक जो इंटेंसिटी थी मेरे गुस्से की, उससे काफ़ी लोग मतलब मेरे से यू नो दूर है. और वही लोग मेरे सबसे करीब थे, वो दूर हो गए. वो थोड़े. अब मेरी सिस्टर के साथ भी, अब मेरी सिस्टर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी सोलमेट है, लाइक आई लव हर. और उसको मैंने इतना गुस्सा किया है, इतना ज़्यादा. सॉरी, देखो ब्लड रिलेशंस तो दूर नहीं होते कभी भी, कितना ही अपन कर ले, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि आपकी गर्लफ्रेंड कभी जो एक्स रही है? इतना एक्सट्रीम नहीं था मेरा गुस्सा कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, यू नो, कि नहीं भाई मैं नहीं संभाल. दोस्त गुस्सा हो जाते होंगे, दोस्तों पे कर देते होगे आप? दोस्तों पे भी, लेकिन आई थिंक आई एम गिल्टी बिकॉज आई वाज वेरी एंग्री विद माय फैमिली. और मेरी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी जब अपने फैमिली पे मैं गुस्सा करता था, विच इज़ नॉट गुड. तो भाई अपन अरमान को अब इस तरीके से जानना चाहते हैं कि अरमान इस इंडस्ट्री तक आपको 9-10 साल हो गए. यस. 9-10 साल में अरमान इस इंडस्ट्री में कैसे पहुंचा, क्या स्टार्टिंग में करा था, और आज बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड तक पहुंचने का जो सफ़र है वो जानना है कि वो वहाँ कैसे स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुँचा है. काफ़ी लंबी कहानी है ब्रो. हाँ, बतानी है.
बताओ। जिससे बहुत लोगों को हाँ बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो तुम 9-10 साल के स्ट्रगल से यहाँ तक कैसे पहुँच गए? वाह, आई थिंक ये स्ट्रगल तो बचपन में ही शुरू हो गया था। आई थिंक सीक्रेटली मेरी फैमिली जानती थी कि अच्छा ये एंटरटेनर है, यू नो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी फिल्में, मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था, यू नो। आई यूज्ड टू डांस अराउंड, आई यूज्ड टू कीप एक्टिंग। कोई मुझे लाइन पसंद आती थी तो मैं वो लाइन बोलता रहता था। अच्छा। एंड आई वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ शाहरुख खान। बचपन में जब आपको चीज़ें पसंद थी, है ना? हाँ, हर तो चीज़, मतलब उस टाइम पे कुछ भी टीवी पे आ जाए ना, मैं उसको मिमिक कर लेता था। जैसे बचपन में जो आप पापा के सामने करते थे, क्या करते थे? कोई एक सेंटेंस बताओ ना, जैसे किसकी एक्टिंग कर लेते थे? अरे एक लाइन है, आई थिंक वो पता नहीं कौन सी मूवी से है, बट जिनके घर शीशे से बने हुए होते हैं, क्या लाइन है वो? हाँ, जिनके घर शीशे बने होते हैं उनके घर पत्थर, वो पत्थर नहीं फेंकते। हाँ। तो वो मेरे पापा बहुत अच्छे से बोलते हैं, लाइक जब भी वो मुझे याद दिलाते हैं तो तुम उस टाइम पे तो न्यूयॉर्क में थे? नहीं, मैं इंडिया में था। 7th 8th क्लास के आसपास की बात चल रही है, तब से ही तुम्हें इंटरेस्ट है? तुम न्यूयॉर्क में थे तब भी तुम्हारे को इंटरेस्ट था? नहीं, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 1-2 साल का था। तो 1-2 तुम्हारा बॉर्न इंडिया में हुआ है? इंडिया में था ना, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। अच्छा। या उसके बाद आई वेंट टू अमेरिका। ओके। और वहाँ पे आई थिंक शाहरुख खान से मुझे प्यार हुआ। अच्छा। और शाहरुख खान की मैं एक्टिंग, लाइक यू नो, जो शाहरुख खान करता था स्क्रीन पे, मैं यू नो शाहरुख खान करते थे, सॉरी, स्क्रीन पे, मैं वो लाइक एक कोई एक्ट करके कुछ कोई डायलॉग हो जाए शाहरुख खान सर का? नहीं, मैं एक्चुअली एक लुक दे सकता हूँ, लाइक यू नो। और एक लुक थी जो उनकी उस टाइम पे, जो वो काफी और वो इनका फेमस डायलॉग किरण वाला ही कर दो। हाँ, वो मूवी मैंने ज़्यादा नहीं देखी थी। मैंने एक्चुअली कौन सी मूवीज़ देखी है, मैं दिल तो पागल है, उस पर मैंने बहुत डांस किया है। अच्छा। बहुत डांस किया है न्यूयॉर्क में। तुम्हें डांस का भी शौक है? उस टाइम पे था। फिर मैं पता नहीं यार, जैसे ही मैं एज आई गॉट ओल्डर बेसिकली, आई पता नहीं, मैं शाय होने लग गया डांस करने से। और अभी भी मैं शाय हूँ, मैं डांस नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। यू नो, तो मेरा डांस थोड़ा क्रेजी होता है, लाइक यू नो, कुछ भी जो मन से आए कर लो। तो फिर तो अपना जो डांस होगा वो क्रेजी होगा भी होगा ब्रदर। हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता। फ्री फॉल लिवर, मतलब यू नो, पूरा एक्सप्रेशंस के साथ। चलो बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई, तो अपन स्टोरी पे आते हैं कि वो 9-10 साल की जो स्ट्रगल है, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, मतलब वहाँ से बताओ। सो दैट जर्नी स्टार्टेड, मैं म्यूज़िक बनाने लग गया था न्यूजीलैंड में अपने दोस्तों के साथ। आई वॉज इन न्यूजीलैंड फॉर 3 years। और फिर वहाँ पे आई वॉज मेकिंग म्यूज़िक। कितने साल के थे आप तब? मैं गया था 17 and I left New Zealand when I was 21. Okay. So in that duration, I started making music. और मैं काफ़ी ग्रो कर रहा था म्यूज़िक में, तो मुझे ना ये कॉन्फिडेंस से आ गई कि अच्छा यार, मैं म्यूज़िक में अपना एक करियर बना सकता हूँ। तो जब मैं न्यूजीलैंड छोड़ के इंडिया आया था, तो फिर इवेंचुअली मैं मुंबई पहुंच गया, बट नॉट टू बी एन एक्टर, टू बी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। अब देखो, मुझे बचपन से एक्टिंग करने का शौक है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपको भी पता है हमारे फैमिलीज में ये, मतलब सबके पास अपना एक ओपिनियन होता है, तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, और ये वो, नहीं, पैसे कमाओ, पहले ये करो, वो करो। सो मैंने ना उस डर में आके मैंने फिर परस्यू नहीं किया। मुझे लगा यार ठीक है यार, अब ये कह रहे हैं कनेक्शंस तो है नहीं मेरे पास, मैं कैसे। सो मैंने खुद को भी चांस नहीं दिया, यू नो। जबकि मैं बोर्डिंग स्कूल में भी मैंने अपना पहला जब प्ले किया था, उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर मिल गया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम, एंड आई लव्ड इट, आई वाज सो हैप्पी। उस दिन मैं इतना खुश था ना, और वो खुशी अभी भी है लाइक मेरे दिल में। मैं अगर उस दिन के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे याद है, मैं अपने बेस्ट एक्टर वाला जो अवार्ड है ना, मैं उसको देख के आई वाज लाइक, हाँ यार कुछ तो है, कुछ तो यूनिवर्स। उस टाइम क्या एक्ट किया था आपने? ब्रदर, मैं एक्चुअली एक फादर प्ले कर रहा था जिसका बच्चा ना वो राइट्स में खो जाता है। अच्छा। और एक बहुत फनी सीन है जिसमें मैं गुस्सा कर रहा होता हूँ बच्चे को, और जो मेरी जो हमारी हेडमास्टर थी ना, मिसेस समीक्षा, उन्होंने हाय अरमान, यू नो, और वो जज थी, लेकिन उनको इतना मजा आया उसमें कि हाँ यार, मैं उस दिन जीत गया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी।
फिर ब्रदर मतलब देखो ना, मैं पहुंचा हूँ मुंबई म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए, लेकिन अब मुझे ये भी सेंस हो गया कि यार आसपास ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैं 1 महीने मैंने अपने एब्स बना लिए, ठीक है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे एब्स और बॉडी का बहुत शौक था सब। नहीं एंड ऑफ 2013 मुझे अपना पहला रोल मिला था, which was Everest by Mr. आशुतोष ग्वारिकर। Okay. That was my first acting role. Okay. और वो मेरा पहला ऑडिशन भी था इन मुंबई। मेरा पहला ऑडिशन TVS के लिए था। हाँ. और मैं जैसे ही ऑडिशन रूम में गया, मैंने देखा कि यार ये तो सब 6 फुट से भी ऊपर और मतलब इतने तगड़े बंदे मतलब घूम रहे हैं। क्योंकि बाइसिकल का हेड था ना, बाइसिकल कह रहा हूँ, सॉरी, बाइक का हेड था। तो फिर मैं ऑडिशन रूम में था एंड आई वाज लाइक यार मैंने ना पता है क्या किया, वहाँ पे एक साइन इन शीट होती है, मैंने साइन इन शीट में अपना नाम लिखा। मैं यहाँ इस तरफ मतलब ऐसे देख रहा हूँ भाई, फिर मैं निकल गया। मुझे इतना डर लगा ना, पता नहीं, आई वाज सो अफ्रेड। मैंने कहा यार ये तो मेरे हाथ से ऑलरेडी चला गया है। मतलब कोई ना इनमें से तो कोई ना कोई इनको मिल जाएगा, मेरे से बढ़िया तो मिल ही जाएगा। तो आई वेंट होम। तो लेकिन वो एक बाइक का शूट था, तो वहाँ पे भी ऑडिशंस होते हैं, तो एक तरह से ब्रांड है वो। हर चीज़ का ऑडिशन होता है ब्रदर। अच्छा, हर चीज़ का। तो उस टाइम इनके लिए भी ऑडिशंस हुए थे? हाँ, फिर उसके बाद फिर अगले दिन मैं एक शेवरोले की ऑडिशन के लिए जा रहा था। हाँ. तो मैं जैसे ऑडिशन रूम के बाहर पहुंचा ना, तो फिर मैं ऑटो में था और 2 बंदे शेवरोले के ऑडिशन से निकल रहे थे। वो मेरे पास आए और वो कहते कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा शेवरोले ऑडिशन। हाइट कितनी है तुम्हारी? मैंने कहा 5'11". कहते नहीं इनको ना 5'7" वाले चाहिए, लेकिन आशुतोष ग्वारिकर का ऑडिशन हो रहा है आसपास, वहां चलते हैं। मैंने कहा आशुतोष ग्वारिकर, मैं सोच रहा था यार आशुतोष ग्वारिकर नाम तो सुना है यार। अब मुझे आई एम नॉट गुड विद नेम्स। लगान मैंने ऑलरेडी 200-300 बार मतलब देखी हुई थी। जोधा अकबर भी मैं एटलीस्ट 10 बार देख चुका था। मतलब मुझे उनका काम तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं कहा चलो ठीक है यार, इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑडिशन, चलते हैं। तो हम गए ऑडिशन, और इनको ना सिर्फ राइड चाहिए थी, ऑटो में राइड चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि जैसे ही हम पहुंचे ना, ये दोनों भाग गए ऊपर। यू नो, ऑफर भी नहीं किया कि चल यार दे देते हैं। मैं कहा चल कोई बात नहीं यार, ये मुझे ऑडिशन में लाए हैं। तो मैं ऊपर गया, वहां लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड एक्टर्स ओनली। मैंने कहा यार मेरा तो कट गया ब्रो। मतलब मैं फिर वहां खड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ यार यहाँ तो ऑडिशन नहीं होने वाला। मैं चिल कर रहा था, और फिर मेरे चिल करते करते ना मिसेस नलिनी रत्नम बाहर आई अपने एक ब्रेक के लिए अपने असिस्टेंट के साथ। तो आई थिंक मैं ऐसे खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे देखा और वो कहते हु आर यू? मैं कहा हाय मैम, आई एम अरमान। मैं अपनी मतलब लाइफ स्टोरी बताने लग गया कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, ये वो। और जैसे मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, उन्होंने बीच में रोका, कहते विधान मेरे पहले कैरेक्टर का नाम है एवरेस्ट में। माई फर्स्ट कैरेक्टर इन माई करियर, उसका नाम विधान है। एवरेस्ट एक्चुअली क्या है? मूवी है एक? एवरेस्ट एक टेलीनोवेला है, एक सीरीज है जो स्टार प्लस पे आती थी। एक लड़की एवरेस्ट क्लाइम करना चाहती थी, अपने फादर को प्रूव करना चाहती थी कि वो एक लड़के से कम नहीं है। तो दैट वाज द शो। एंड आप उसमें एक्टर थे? या, और फिर मुझे विधान का रोल मिला। अच्छा। यू नो, तो मैं फिर मैं टी शर्ट और जीन्स में आया था। तो वो कहते कि यार, मैम कहती कि हाँ तू कल कम टुमारो, वेयर समथिंग नाइस, और फिर तेरा ऑडिशन लेंगे हम। ठीक है मैम, ओके। ऑडिशन में आया, सब अच्छे से मैं प्रिपेयर करके गया था, यार ये तो मैं क्रैक कर दूंगा। और फिर जैसे मैं पहुंचा कैमरा के सामने, तो फिर मैम कहते कि चल स्क्रिप्ट को छोड़, मेरे से बात कर बस। अच्छा ठीक है। फिर हमने बात की एंड फिर बस कहते ओके ठीक है, विल गेट इन टच विद यू, नो वरीज। फिर ठीक है, मैं बस अपने ऑडिशंस की जर्नी कंटिन्यू करता रहा। मुझे ये जानना है कि जो आपको एवरेस्ट मिला था, जो सबसे पहला शो था, वहाँ तक कोई भी जना जो आज आर्टिस्ट है, मैं अभी मुंबई में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को कि इतने स्मार्ट बंदियाँ घूम रही हैं। मतलब हर टाइम यहाँ पे ये बातें चल रही हैं कि यार मेरा नहीं हो रहा, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आपको पहला जो एवरेस्ट भी मिला था,
मतलब वो कैसे मिला, मतलब क्या आपने कोई आर्टिकल देखा था, कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू गए, कैसे गए आप वहाँ पे? उससे 1-2 दिन पहले मैंने कोई कास्टिंग ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप पे। ओके। और वो रोज़ कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स भेजते थे कि हमें आज ये वाले एक्टर्स चाहिए। सो या तो उसके बाद में जब मैम ने कहा कि आपके साथ टच में फिर रहेंगे, नहीं, फिर मैम ने कहा हाँ हम टच में रहेंगे, नो वरीज। उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है। फिर आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले मैं किसी और ऑडिशन के लिए जा रहा था, यू नो वर्सोवा की तरफ जा रहा था। एंड देन मैंने देखा कि नलिनी रत्नम कॉलिंग, एंड आई वाज लाइक भैया रोको रोको, मतलब मैं ऑटो को मैंने बोला भाई प्लीज प्लीज, यू नो, क्योंकि मुझे साइलेंस चाहिए इस कॉल के लिए। तो वहाँ ना वर्सोवा एंटर करते करते ना आपको लेफ्ट पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आई थिंक 2-3 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो एक मुझे मिली, मैं कहा भैया रोको रोको रोको, और मैं भागता हुआ गया यार। और मैं गेट के पीछे ना मैं ऐसे बैठ गया हूँ, लाइक हेलो मैम, लाइक यू नो, शी इज लाइक अरमान हाउ आर यू, क्या चल रहा है ना, लाइक हाँ हाँ ऑल गुड मैम, आप बताओ। अच्छा अरमान, वी वांट टू ऑफर यू द रोल ऑफ विधान। और ये सुनते ही ना मैंने कहा ओह माय गॉड। अगला क्वेश्चन मैंने सुना ही नहीं। अगला क्वेश्चन आई थिंक शी वाज सेइंग कि आर यू ओके विद दिस, लाइक यू नो, मतलब क्या आप एक्सेप्ट करोगे। एंड आई थिंक 10 सेकंड के लिए ना मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं हो गया यस मैम ऑफ कोर्स, लाइक यू नो, फाइनली ओके चलो गुड, कास्टिंग सॉरी द प्रोडक्शन विल गेट इन टच विद यू, बजट्स के बारे में वो बात करेंगे। मैं कहा ओके मैम थैंक यू। मैं बाहर आया उस बिल्डिंग से, यू नो, और फिर मैं बड़ी खुशी से अब चल रहा हूँ। पहले तो मैं ऐसे स्ट्रेस में गया था, और मैं अब ऐसे आराम से वॉक कर रहा हूँ। मैंने भाई को बोला ये लो ब्रदर, छोड़ो ऑडिशन, छोड़ो ऑडिशन, 500 रखो, ऐश करो, सी यू ब्रो। तो उसके बाद अपने पेरेंट्स को कैसे, किस फॉर्म में बताया उसके बाद कि जब फर्स्ट हुआ तो उनका क्या रिएक्शन था कि आपका इसमें? नहीं, मैंने उनको अब मुझे याद नहीं है, बट मेरी आदत है सरप्राइज देने की आदत है मुझे। तो आई थिंक मैं जब फाइनली दिल्ली आया था विजिट करने के लिए, तब मैंने उनको बताया था कि हाँ यार मुझे अपना पहला शो मिल गया। क्या रिएक्शन था? अरे वो तो खुश थे यार। अब बट उन्होंने जब तक मुझे देखा नहीं था ना स्क्रीन पे, तब तक थोड़ा, क्योंकि मेरी मॉम तो स्टार प्लस देखते रहते थे। तो जब उन्होंने देखा लाइक मुझे मेरा पहला सीन एंड स्टफ, फिर आई थिंक उसके बाद उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मतलब ये मत कर, तू मतलब कोई काम ढूंढ, कुछ करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, ये वो। पहली जब पहला एवरेस्ट का जो शो कर रहे थे आप, उसमें क्या सैलरी ऑफर करी इन लोगों ने? ब्रदर मैं एक बात बताऊं, इनका कॉल आया, मैं दिल्ली में था, और ये कहते कि अरमान सो we want to talk to you about the budgets. And I was like, ठीक है, let's talk. And they're like, so how much are you expecting per day? अब भाई मुझे कोई आइडिया नहीं यार कि कितना लेते हैं एक्टर्स पर डे। मैं कहा what are you offering? तो कहते हैं we are offering 5,000 a day. 5,000? वाओ यार, मेरे कम से कम 15-20 दिन तो होंगे ही, मतलब मेरे तो भाई पैसे बन गए बढ़िया। एंड मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। अब जैसे मैं सेट पे पहुंचा ना, तो जो मेरी को एक्टर थी ना नैना इज ऑल्सो अमेजिंग एक्टर, नैना त्रिवेदी। ओके। तो नैना मोहेंजोदारो में भी थी। अच्छा। सो नैना और मैं बात कर रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, फिर बजट्स की बात हो रही थी। तो शी इज लाइक हाउ मच आर यू गेटिंग अरमान? मैंने कहा 5,000। हाउ मच आर यू? 5? एंड आई एम लाइक, मैंने कहा हाँ क्यों, हाउ मच आर यू गेटिंग? कहती उन्होंने भी मुझे 5 ऑफर किया, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 15 चाहिए मुझे, और फिर 10 पे बात आके मतलब यू नो, और तुम्हारा यार मुझे भी 10 मिल सकते थे यार। बट मैं सोचा नहीं, मैंने कहा पहला प्रोजेक्ट है, तो इससे मुझे और काम मिलेगा, नो वरीज। अरमान भाई, जो भी आर्टिस्ट लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक रोड मैप तुम बता सकते हो कि वो कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुँचे, या कैसे अप्रोच करें? क्या एक माध्यम है तुम्हारे हिसाब से कि वो भी पहुँच सके? किस वे को वो लोग फॉलो करें? देखो, जो चीज़ मेरे लिए काम आई है ना, वो ये है कि आप मुंबई पहुंच जाओ, यू नो,
यू हैव टू रीच द सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा होता है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा ऑडिशंस मुंबई में ही है। तो मुंबई तो आना ही पड़ेगा यार। अब तुम ये सोचो कि नहीं यार मैं दिल्ली में रहूँगा या जहाँ से भी आप हो, आप वहाँ रहोगे और फिर कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। नहीं आपको, हाँ, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और वो हर चीज़ पे लागू है, समझ रहे हो? लाइक जैसे लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, कंफर्ट में नहीं मजा आएगा आपको अचीव करने में उस चीज़ को। सैक्रिफाइसेस के बाद ही फिर मजा है, आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो अपने विन्स। बिल्कुल। यू नो, फिर मान लो कोई मुंबई आ जाए, फिर बस यार मुंबई खुद रास्ता दिखा देगा आपको। हॉलीवुड करना है तो फिर वहाँ जाओ, लॉस एंजलिस, वहाँ पे काम करो। अपने आप यार ये शहर अपने आप लोगों से मिलवा दिखा देते हैं। आपका भी ऐसे ही होगा कि धीरे धीरे ऑडिशन से एक मिला, फिर वो कनेक्शंस के थ्रू बस फिर चलते जाते हैं। शुरू करना है बस। लोग ना प्रेपरेशन में लग जाते हैं और फिर बस प्रेपरेशन में ही रह जाते हैं। हाँ, कि बेस्ट उतारेंगे, बेस्ट उतारेंगे। 2-3 महीने में यार मैं ढूंढूंगा कास्टिंग डायरेक्टर, ये वो, यू नो, अपने शहर में बैठे नहीं उतरना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और अपने आप को यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कई लोगों में ईगो इतना बड़ा होता है कि वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर के डोर पे भी नॉक नहीं करते। बिल्कुल। जाओ भाई, बात करो, काम चाहिए ना तुम्हें। हाँ, बिल्कुल, बेशर्म होना पड़ता है भाई, मिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कब तक हम स्पॉइल्ड रहेंगे यार? हमारे, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्पॉइल करते ही हैं। बिल्कुल, हाँ, 100%। पेरेंट्स को तो प्यार होता है ना अपने बच्चों से। बिल्कुल, हाँ। जिनके पास पैसा है उनको पैसों से स्पॉइल करते हैं। हाँ। जिनके पास सिर्फ प्यार है उनको सिर्फ प्यार से स्पॉइल करते हैं। लेकिन स्पॉइल तो हम सारे हैं भाई। बिल्कुल, 100%। हम सारे स्पॉइल्ड हैं। तो उस कंफर्ट से तो बाहर निकल जाओ भाई उससे। 10 साल पहले जिस अरमान से हम लोग मिले थे और 10 साल बाद आज वो अरमान हमारे सामने बैठा है, उस पहले वाले अरमान और आज वाले अरमान में क्या फ़र्क आ गया है और क्या सीखना चाहिए लोगों को कि पहले 10 साल पहले क्या था और आज क्या है? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा यार। सोचना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 साल पहले और 10 साल बाद। अगर आप 10 साल में अपने चुने हुए करियर में हो और आप यहाँ बैठे हुए लाइक यू नो इंटरव्यू दे रहे हो या पॉडकास्ट पे फीचर कर रहे हो, तो बी थैंकफुल, यू नो, जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड। ये द यूनिवर्स हैज़ ब्रॉट यू हियर, God has blessed you enough to, you know, keep you alive for this moment. So I think यार I think सबसे बड़ा लेसन यही है, ग्रैटिट्यूड का है। 10 साल पहले कोई ऐसी गलतियाँ, ऐसा कोई बिहेवियर, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगता है कि वो मैंने समय के हिसाब से बदल ली और वो अरमान वो वहीं छूट गया और आज एक अलग अरमान देख रहे हो आप मेरे को आज? आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। मेरा ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। मेरा ईगो मेरी ह्यूमिलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अब मेरी ह्यूमिलिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है मेरी। एंड आई थिंक यस, वही लेसन जो मैं सीख रहा था इतने टाइम से, वो शाहरुख खान ने मुझे याद दिलवाया कि मतलब कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो इंसान ना रहे, यू नो। हाँ, आई थिंक दैट इज़ द थिंग। आई थिंक उस टाइम पे हर चीज़, हर विन मेरे यू नो सर पे चढ़ जाता था कि मतलब हाँ भाई मैंने तो ये किया है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना गुड लुकिंग हूँ, मैं तो यार किसी भी लड़की की तरफ देखूंगा तो ओ फाक ब्रो, उसको प्यार हो जाएगा। ये सब ब्रो, ये सब बेकार चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल। सब एंड ऑफ द डे अगर आप ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते ना, तो फिर आप कुछ नहीं हो ब्रो। लाइक आपके लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में।
हम चाहे जितना भी सोचें कि नहीं यार हरामी बनना पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए, नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी सबसे टॉप पे गए हैं और हम नहीं डिसाइड करते यार। एट द एंड ऑफ द डे ना सब कुछ भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। और वही करवा रहे होते हैं, वही हमारे थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल हाँ। एंड जो डिवाइन वो है ना, जितना हम अपने डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल उसी पाथ पे जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। सो अरमान भाई, शो में जाते जाते लास्ट ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कैमरा पे तो आप बोल सकते हैं, लास्ट कुछ वर्ड ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप दे सकते हो। मैं तो ऑनेस्टली यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ब्रदर। यू केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली just to interview me, and you know you have other people lined up as well, but something tells me inside कि आप मेरे लिए आए हो, and that means a lot, that you've made me very happy। और इतना अच्छा एपिसोड, इतना अच्छा सेटअप आपने किया है। I just want to say to the KD podcast viewers that please keep watching this show because this guy has heart and he has a passion for it।